मुझे एक शॉप मिली है जो फ्रीली वेस्टलैंड और रियल वर्ल्ड के बीच शिफ्ट कर सकती है। मुझे पूरा यकीन था कि काउंटलेस ज़ॉम्बीज मुझे फाड़ डालेंगे, लेकिन इस शॉप के साथ एब्सोल्यूट डिफेंस भी आता है। इसलिए मैं बेकार से इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर और सॉसेजेस को भी आसमान छूने वाली प्राइसेस पर बेचता हूँ। इस डेडली वेस्टलैंड में मैं अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा। अभी मैं अपना गर्म फोन हाथ में पकड़े हुए हूँ और अपनी गर्लफ्रेंड की आइज कोल्ड आवाज सुन रहा हूँ। माइलो, हम खत्म हैं। ग्रेजुएशन के बाद की 3 सालों में मैंने 3 बार जॉब बदली और एक भी पैसा सेव नहीं कर पाया। मेरी गर्लफ्रेंड मेरी गरीबी और बर्दाश्त नहीं कर सकी और सीधा ट्रस्ट फंड किट विक्टर के पास चली गई। कॉल खत्म होते ही मैं कुर्सी पर ढेला खा गिर गया। पिछले कुछ सालों में मैंने अपने पेरेंट्स की ट्रीटमेंट के लिए 3,50,000 का कर्ज ले लिया था। आखिर में वो फिर भी गुजर गए। कर्ज अभी तक चुका नहीं पाया और मेरे पास बस ये आधी मरी सी छोटी शॉप बची है। लेकिन इसी वक्त मेरे आसपास की दुनिया घूमने लगती है। जैसे ही बैकग्राउंड बदलता है मुझे समझ आता है कि मैं वेस्टलैंड में आ चुका हूँ। विंडो के बाहर ज़ॉम्बीज की पूरी भीड़ खड़ी है। वो अचानक से हवा में से आई इस शॉप को देख लेते हैं। अगले ही सेकंड वो सब पागलों की तरह मेरी तरफ दौड़ पड़ते हैं। मैं सोचता हूँ बस अब मेरा काम तमाम, लेकिन टूटने वाले ग्लास की आवाज कभी नहीं आती। जो डोर पहले हल्की सी टच से टूट जाता था वो 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी मेरी आंखों के सामने एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन आ जाती है। करंट वर्ल्ड एपोकलिप्स, शॉप स्टेटस एब्सोल्यूट सेफ्टी, डायमेंशनल शिफ्ट 12 घंटे बाद अवेलेबल। मतलब अगर मैं यहाँ 12 घंटे रुक जाऊँ तो वापस रियल वर्ल्ड में जा सकता हूँ। मैं बाहर के मॉन्स्टर्स को देखता हूँ और परेशानी में अपना सर खुजाता हूँ। सिर्फ 200 स्क्वायर फीट की ये छोटी सी शॉप हर तरह के सामान से भरी पड़ी है। ब्रेस्ड बीफ, इंस्टेंट नूडल्स, बॉटल्ड वाटर, सॉसेजेस, ब्रेड, कुकीज। रियल वर्ल्ड में इन सब की टोटल वैल्यू कुछ भी नहीं है, लेकिन यहाँ मेरे दिमाग की गहराइयों से एक आइडिया उभर कर आता है। इस वेस्टलैंड में सबसे कीमती चीज ना गोल्ड है ना डायमंड्स। सबसे कीमती चीज है साफ फूड और पानी। मैं तुरंत काउंटर की तरफ दौड़ता हूँ और सबसे नॉर्मल बॉटल्ड वाटर उठा लेता हूँ। रियल वर्ल्ड में इस बॉटल की प्राइस सिर्फ $2 है, लेकिन ज़ॉम्बी से भरी इस दुनिया में इसकी वैल्यू कितनी होगी। मुझे अपना 3,50,000 का कर्ज याद आता है और टिफनी के बोले हुए वर्ड्स याद आते हैं, हम खत्म हैं। मैं बॉटल खोलता हूँ और लंबा सा घूंट भरता हूँ। अब मुझे इन 12 घंटों का यूज करके अपनी पहली फॉर्चून कमानी है। मैं ऑलरेडी हिसाब लगाने लगता हूँ। 1 बॉटल वाटर के बदले 1 ग्राम गोल्ड नहीं, बहुत कम। 1 बॉटल के बदले 10 ग्राम, 1 पैक नूडल्स के बदले 100 ग्राम। मैं खुद को शांत करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मुझे कस्टमर्स चाहिए। एंट्रेंस के बाहर 1 डजन ज़ॉम्बीज खड़े हैं। कोई भी सर्वाइवर इतनी हिम्मत नहीं करेगा कि यहाँ तक आए। लेकिन क्या मैं 12 घंटे यहीं बैठकर कुछ ना करूँ? बिल्कुल नहीं। मेरी नजर ब्रेस्ड बीफ नूडल्स पर पड़ती है और मेरे दिमाग में एक प्लान बन जाता है। रस्ट और रॉट से भरी इस दुनिया में गर्मा गर्म इंस्टेंट नूडल्स की खुशबू से ज्यादा डेडली और क्या हो सकता है। मैं पावर प्लग करता हूँ और स्विच ऑन कर देता हूँ। केटल उबलने लगता है। हैरानी की बात यह है कि शॉप में इलेक्ट्रिसिटी भी है। लगता है ये सिस्टम से जुड़ी हुई स्पेस बाहर की दुनिया से पूरी तरह अलग है, अपनी ही एक दुनिया। पानी जल्दी उबल जाता है और इंस्टेंट नूडल्स की रिच और जबरदस्त खुशबू पूरी शॉप में फैल जाती है। मैं खुद भी मुश्किल से अपनी लार रोक पाता हूँ। लेकिन अब असली प्रॉब्लम शुरू होती है। मैं जैसे ही खाना बनाकर कमरे में पहुंचता हूँ, बाहर से ज़ॉम्बीज की चीखें सुनाई देती हैं। मैं जिस जगह छुपा हूँ वो बहुत सेफ है, लेकिन इन सब से एक लाइफ सेविंग क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है। मैं इस जानलेवा खुशबू को बाहर कैसा पहुंचाऊं? मैं तो दरवाजा बिल्कुल नहीं खुल सकता। मैं पूरी शॉप में इधर उधर घूमता हूँ और आखिर मेरी नजर वेंटिलेशन फैन पर जाकर रुकती है। वो रिच अरोमा उस छोटे से वेंट से बाहर निकलकर उस मौत जैसी खामोश दुनिया में फैलने लगती है। हर सेकंड धीरे धीरे बीत रहा है। बाहर अब भी पूरी तरह सन्नाटा है। जैसे ही मेरा सब्र टूटने वाला होता है, एक आग का ब्लास्ट पल भर में उन ज़ॉम्बीज को निगल लेता है। मैं विंडो से पूरी सावधानी के साथ देखता हूँ। वो एक औरत है। उसकी नजर इस शॉप पर टिक जाती है जो आसपास के खंडरों के बीच बिल्कुल अलग नजर आ रही है। इंटरेस्टिंग, इस जहन्नम जैसी जगह में भी कोई शॉप चलाने की हिम्मत करता है। वो सीधा एंट्रेंस की तरफ चलती है, लेकिन अगले ही सेकंड एक इनविजिबल वॉल से टकरा जाती है। तो तुम भी एक अवेकेंड हो, ये तुम्हारी पावर है। कुछ पल की खामोशी छा जाती है। मैं नाइटिंगेल हूँ। मिलो, उस गोल्ड की क्या प्राइस है? तुम्हें लगता है ये कौन सी दुनिया है? आजकल उस बेकार चीज का यूज कौन करता है? मेरी शॉप में सिर्फ गोल्ड एक्सेप्ट होता है। मेरी बात इतनी पक्की देखकर नाइटिंगेल हाथ उठाती है और एक फायरबॉल सीधा मेरे चेहरे की तरफ फेंक देती है। लेकिन जैसे ही वो फ्लेम बैरियर को टच करती है, तुरंत गायब हो जाती है। अब बिजनेस की बात करें? ठीक है बॉस। मिलो, 1 बॉल नूडल्स कितने का है? ज्यादा नहीं, 100 ग्राम गोल्ड। 100 ग्राम? सीधा लूट ही लो लोगों को। गोल्ड चाहे स्क्रैप आयरन जितना बेकार ही क्यों ना हो गया हो, इसका मतलब ये थोड़ी है कि पेड़ों पर उगता है। लेना है तो लो। इतना कहकर मैं उसे इग्नोर करता हूँ और अभी बनाए हुए नूडल्स खाने लगता हूँ। मेरे नूडल्स स्लर्प करने की आवाज बहुत तेज गूंजती है। नाइटिंगेल का गला अपने आप हिल जाता है। उसे याद भी नहीं कि उसने आखिरी बार गर्म खाना कब खाया था। रोज रोज वो सिर्फ स्कैवेंज्ड कैंड फूड और एनर्जी बार्स खाकर जिंदा थी। उनसे बस जान बची रहती है, लेकिन कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। तभी उसके पेट से हल्की सी घरघराहट की आवाज आती है। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन इस मौत जैसी खामोशी में वो बिजली की गरज जैसी सुनाई देती है। नाइटिंगेल का चेहरा तुरंत लाल हो जाता है। मैं ऐसे एक्ट करता हूँ जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं और आराम से नूडल्स एंजॉय करता रहता हूँ। मेरे पास अभी इतना गोल्ड नहीं है, क्या उधार में मिल सकता है? मेरी शॉप में कोई टैप सिस्टम नहीं है। मैं चैरिटी चलाने नहीं बैठा। वैसे भी मैं 12 घंटे से कम टाइम में यहाँ से चला जाऊंगा। कौन जाने नाइटिंगेल टाइम पर गोल्ड लेकर वापस आ भी पाएगी या नहीं। आखिर मैं लास्ट बाइट खत्म करता हूँ और सेटिस्फैक्शन के साथ एक बर्प लेता हूँ। मैं शेल्फ से एक सॉसेज उठाता हूँ और उंगली से हल्की सी फ्लिक मारकर उसकी तरफ फेंक देता हूँ, बिल्कुल वैसे जैसे कोई गली की बिल्ली को
खाना फेंकता है। नाइटिंगेल का पूरा शरीर एकदम से सख्त हो जाता है। ये सीधी सीधी बेइज्जती है, लेकिन उसका दिमाग कहता है कि इसे उठाकर खा लो, जैसे वक्त ही रुक गया हो। 2.5 सेकंड बाद भूख उसकी इज्जत पर भारी पड़ जाती है। सिर्फ 3 बाइट्स में सॉसेज गायब हो जाता है। ये मेरी तरफ से गुड फेथ जेस्चर था। एक बोल नूडल्स के 100 ग्राम गोल्ड, बिल्कुल फेयर डील, मेरा इंतजार करना। बस ये 2 वर्ड्स बोलकर वो मुड़कर चलने लगती है। उसकी एबिलिटीज के साथ चाहे कोई सर्वाइवल सेटलमेंट हो या प्री एपोकलिप्स बैंक वॉल्ट, 100 ग्राम गोल्ड लाना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन मैं उसे आवाज देकर रोक लेता हूँ। रुको जरा, मैं एक कैन कोला निकालता हूँ, आराम से, लेजेंडरी कोला। अपोकलिप्स से पहले ये ड्रिंक हर जगह मिल जाती थी, लेकिन आज के टाइम में ये सबसे महंगी वाइन से भी ज्यादा लग्जरियस है। इसकी प्राइस है एक कैन के 50 ग्राम गोल्ड। नाइटिंगेल कुछ बोल पाती उससे पहले ही मैं स्पाइसी स्नैक स्टिक्स का एक पैकेट फाड़ देता हूँ। ये सस्ता है, एक पैकेट के सिर्फ 30 ग्राम गोल्ड। आइस कोल्ड कोला, स्पाइसी स्नैक स्टिक्स और गर्मा गर्म नूडल सूप। अपोकलिप्स के पहले ये तीनों सबसे सस्ता कॉम्बो हुआ करता था, लेकिन अब ये ही सबसे बड़ी टेम्पटेशन बन चुके हैं। नाइटिंगेल अपनी मुट्ठियां इतनी जोर से भींच लेती है कि उनसे क्रैक की आवाज आने लगती है। उम्मीद है तुम्हारे पास काफी स्टॉक होगा, इतना कहकर उसका फिगर पल भर में गायब हो जाता है। वो इसी वक्त गोल्ड लेने जा रही है। डायमेंशनल शिफ्ट में अभी भी 10 घंटे 30 मिनट का कूलडाउन बाकी है। मैं इन्वेंट्री चेक करना शुरू करता हूँ। इंस्टेंट नूडल्स के 10 केसेस, बॉटल्ड वाटर के 15 केसेस, स्नैक स्टिक्स और सॉसेजेस फुल स्टॉक में हैं। कॉर्नर में मुझे 5 एग्स भी मिल जाते हैं। मेरे दिमाग में एक नया आइडिया चमक उठता है। लगभग 1 घंटे बाद बाहर से जोर की क्रैश की आवाज आती है। नाइटिंगेल वापस आ चुकी है। वो थोड़ी सी इंजर्ड लग रही है और उसके हाथ में एक ब्लैक बैग है, पूरे 200 ग्राम गोल्ड, 1 ग्राम भी कम नहीं। तभी एक प्रॉम्प्ट मेरे सामने आ जाता है, अलाउ दिस आइटम 1 वे एंट्री इनटू द सेफ जोन। मैं चुपचाप सोचता हूँ, अलाउ। ब्लैक बैग को एक इनविजिबल फोर्स हवा में उठा लेती है और धीरे से मेरे पैरों के पास रख देती है। नाइटिंगेल की आंखें हैरानी से सिकुड़ जाती हैं। ये आदमी उसकी सोच से भी ज्यादा कॉशियस है। गोल्ड वेरीफाई और काउंट करने के बाद मैं ब्रेस्ड बीफ नूडल्स, आइस कोल्ड कोला और स्नैक स्टिक्स निकालता हूँ। फिर नाइटिंगेल के सामने ही एक और केटल में पानी उबलने लगता हूँ। आखिर में मैं गर्मा गर्म नूडल्स का बोल लेकर डोरवे तक आता हूँ। जैसे ही नाइटिंगेल सोचती है कि मैं उसे बोल दे दूंगा, मैं अचानक रुक जाता हूँ और पॉकेट से एक एग निकाल लेता हूँ। मैं उसकी तरफ देखकर कहता हूँ, हे गॉर्जियस, ऊपर एग भी चाहिए? कितने का? 50 ग्राम गोल्ड। एक एग 50 ग्राम गोल्ड? सीधा लूट ही लो लोगों को, जरूरी नहीं ऐड करना। मेरी शॉप के एग्स सिर्फ स्पेशल कस्टमर्स के लिए रिजर्व्ड हैं। मैं एग वापस रखने लगता हूँ। रुको, नाइटिंगेल, जो एक पावरफुल फ्लेम अवेकेंड है और जिसके सामने हमेशा लोग झुकते आए हैं, आज बार बार अपनी ईगो निगल रही है। मुझे नहीं चाहिए ये वर्ड्स उसके गले में ही अटक जाते हैं और बाहर नहीं निकलते। वो अपनी कमर पर लटकी छोटी लेदर पाउच में हाथ डालती है। कबूतर के अंडे जितना बड़ा एक क्रिस्टल उसकी पाम पर चुपचाप पड़ा है। मेरे पास फिलहाल गोल्ड खत्म हो गया है, इस एग के बदले ये ले लो। मैं भौएं चढ़ाकर सोचता हूँ, ये अजीब सी चीज आखिर है क्या? मैं मना करने ही वाला होता हूँ कि तभी एक ट्रांसपेरेंट स्क्रीन सामने आ जाती है। हाई एनर्जी सिग्नेचर डिटेक्टेड, आइटम लो टियर ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर, स्ट्रांगली रिकमेंडेड, कंप्लीट दिस ट्रांजैक्शन। मुझे समझ आ गया, मैं शुरू से ही इस शॉप को गलत तरीके से यूज कर रहा था। मैं 3,50,000 का कर्ज चुकाने के चक्कर में इतना उलझ गया था कि शॉप का असली पर्पस ही नहीं समझ पाया। ये क्रिस्टल कोर्स, एक पल में सब कुछ क्लियर हो जाता है, लेकिन मैं फिर भी अपने चेहरे पर नफरत वाला एक्सप्रेशन रखता हूँ। ये गंदा सा पत्थर क्या है? देखने में ही घटिया लग रहा है। ये ज़ॉम्बी के दिमाग के अंदर मिलने वाला क्रिस्टल कोर है। अवेकेंड की ट्रेनिंग के लिए ये सबसे जरूरी चीज है। इसके सामने गोल्ड की कोई औकात नहीं। तो ये क्रिस्टल इस दुनिया का पावर रिसोर्स है। मेरे जैसे शॉपकीपर को इसका क्या करना? नाइटिंगेल गुस्से से कांपने लगती है। इस आदमी से डील करना नामुमकिन है, ऊपर से अंधा भी है। मैं उसे फटने के लिए तैयार देखकर एक लंबी सांस लेता हूँ। ठीक है, तुम काफी सिंसियर लग रही हो, सिर्फ इस एक बार के लिए एक्सेप्शन बना देता हूँ। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, मैं चुपचाप कमांड देता हूँ, कलेक्ट। क्रिस्टल कोर पल भर में नाइटिंगेल की पाम से गायब हो जाता है। मैं उसकी तरफ देखता भी नहीं, सीधा उसे अपनी पॉकेट में डाल लेता हूँ। फिर डिलक्स एग टॉप सुप्रीम नूडल्स के साथ कोला और स्नैक स्टिक्स उसके हवाले कर देता हूँ। वो फोर्क पकड़कर सब कुछ इतनी तेजी से खाती है कि नीचे बची हुई स्कैलियंस तक नहीं छोड़ती। फिर कोला खोलकर एक ही सांस में पूरा कैन खत्म कर देती है। उसके बाद ही स्नैक स्टिक्स का पैकेट खोलकर एक एक करके आराम से खाती है। इस पूरे टाइम में बस चुपचाप उसे देखता रहता हूँ। मैं वापस आऊंगी, इतना कहकर नाइटिंगेल मुड़ती है और कोने के अंधेरे में गायब हो जाती है। उसके जाते ही मैं क्रिस्टल कोर बाहर निकालता हूँ। लो टियर ज़ॉम्बी क्रिस्टल कोर, ये ह्यूमन जीन लॉक को तोड़ सकता है। इसका यूज करने पर अवेकेंड बनने का चांस होता है। अगर अब्जॉर्प्शन फेल हो गया तो यूजर वहीं के वहीं बेस पार्टिकल्स में टूटकर बिखर जाएगा। सक्सेस रेट 1% से भी कम। मेरा हाथ कांप जाता है और मैं लगभग क्रिस्टल कोर फेंक ही देता हूँ। ये क्या बकवास है? 1% से भी कम? ये कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, सीधा मौत का टिकट है। लेकिन तभी शॉप एक नया प्रॉम्प्ट दिखाती है। शॉप के रेंज के अंदर प्लेयर हर तरह के डैमेज से इम्यून है, जिसमें फिजिकल डैमेज, एनर्जी ब्लास्ट, मेंटल करप्शन और जेनेटिक कोलैप्स सब शामिल हैं। मैं दोबारा अपने हाथ में पड़े क्रिस्टल कोर को देखता हूँ। मेरे लिए ये 0 रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड है। इसका यूज कैसे करूं? सीधा निगल लो? ये चीज देखने में बिल्कुल भी खाने लायक नहीं लगती, लेकिन नाइटिंगेल को हवा से फायर समन करते याद करके मैं इसे सीधा निगल लेता हूँ। अगले ही सेकंड एक खतरनाक दर्द मेरे पूरे शरीर में दौड़ जाता है। मैं झिंगा की तरह सिकुड़कर जमीन पर गिर जाता हूँ। हर सेकंड सदियों जैसा लगता है, जब तक दर्द धीरे धीरे खत्म नहीं हो जाता और उसकी जगह एक रॉ पावर मेरी हर मसल में दौड़ने लगती है। क्या अवेकेंड होने का एहसास ऐसा होता है? ये स्ट्रेंथ तो डरा देने वाली है। मैं नाइटिंगेल का पोज कॉपी करता हूँ
और स्टैंस लेकर बोलता हूँ फायर। कुछ भी नहीं होता, मेरी उंगलियों से एक चिंगारी तक नहीं निकलती। डैम इट, क्या अवेकनिंग फेल हो गई? जितना सोचता हूँ उतना ही गुस्सा आता है। मैं पास वाले शेल्फ पर जोर से मुक्का मारता हूँ। अचानक शेल्फ और उस पर रखे सारे स्नैक्स गायब हो जाते हैं। मेरा दिमाग एक अलग स्पेस से कनेक्ट हो जाता है और उस स्पेस के अंदर वही शेल्फ रखा हुआ है। मैं उसे दोबारा निकालने की सोचता हूँ और शेल्फ वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तभी सिस्टम की आवाज गूंजती है, अवेकेंड माइलो, अवेकेंड एबिलिटी, डायमेंशनल वॉल्ट, स्पेस और टाइम को आइसोलेट कर सकता है, सिर्फ एक थॉट से आइटम्स को स्टोर और रिट्रीव कर सकता है। करंट कैपेसिटी, मैं स्नैक स्टिक्स का एक पैकेट लेकर प्रैक्टिस करने लगता हूँ। स्टोर रिट्रीव। धीरे धीरे मैं गहरी सोच में डूब जाता हूँ। गोल्ड सिर्फ मेरा कर्ज चुका सकता है, लेकिन क्रिस्टल कोर्स ही असली फ्यूचर है। डायमेंशनल शिफ्ट में अभी भी 9 घंटे का कूल डाउन बाकी है। मुझे वापस जाने से पहले जितने हो सके उतने क्रिस्टल कोर्स इकट्ठा करने होंगे। अगर एक पैक नूडल्स नाइटिंगेल को खींचकर ला सकता है, तो अगर मैं उस खुशबू को 10 गुना या 20 गुना बढ़ा दूं तो मैं एक बहुत बड़ा पॉट निकालता हूँ, उसमें एक साथ 20 पैक्स नूडल्स डाल देता हूँ और वेंटिलेशन फैन को फुल स्पीड पर चला देता हूँ। ये मेरी डूम्सडे फीस्ट है। 3 ब्लॉक्स दूर एक अबैंडन बिल्डिंग के अंदर एक यंग मैन कोने में दुबका बैठा है। एक चेहरे पर निशान वाला आदमी अपनी राइफल का बैरल साफ कर रहा है। चश्मा पहने हुआ एक आदमी परेशान होकर बोलता है, टाइगर, रिकी की कंडीशन और खराब होती जा रही है। अगर जल्दी मेडिसिन नहीं मिली तो वो शायद स्कार्ड आदमी, जिसे सब टाइगर बुलाते हैं, सर हिला देता है। इस एरिया का हर फूड स्क्रैप बहुत पहले ही लूट लिया गया था। मेडिसिन मिलना तो सिर्फ सपना है। लेकिन तभी हवा के साथ एक खुशबू उन तक पहुंचती है। टाइगर, कोई बाहर नूडल्स पका रहा है, चुप रहो। उसका दिमाग कहता है कि ये पक्का ट्रैप है। इस वेस्टलैंड में जो आदमी इतनी हिम्मत से खुलेआम कुकिंग करे, वो या तो पागल होगा या फिर इतना पावरफुल हंटर कि किसी से नहीं डरता। लेकिन उसका भूखा शरीर जोर से चीखता है, जाओ और खा लो। स्पेक्स भी घबरा कर बोलता है, टाइगर, हमारे पास टाइम नहीं बचा। अगर देर हो गई तो ब्रॉथ तक नहीं बचेगा। टाइगर अच्छी तरह जानता है कि अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो तीनों भूख से मर जाएंगे। उसकी आंखों में एक तेज चमक उभर आती है। चलो, वो तीनों गलियों से गुजरते हुए एक छोटी सी शॉप तक पहुंचते हैं। एंट्रेंस पर एक बड़ा इलेक्ट्रिक पॉट रखा है जो नूडल्स और सॉसेजेस से भरा हुआ है। मैं मेन डोर फ्रेम से टेक लगाकर बिल्कुल आराम से खड़ा हूँ। ट्रैप, पक्का ट्रैप। तीनों जोर से थूक निकलते हैं, लेकिन एक कदम भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते। तभी टाइगर की नजर सामने एक अबैंडन व्हीकल के पीछे छुपे एक आदमी पर पड़ती है। वो आदमी भी टाइगर को देख लेता है और तुरंत उसे चुप रहने का सिग्नल देता है। टाइगर शांत हो जाता है और ध्यान से देखने लगता है। उसे और भी छुपे हुए लोग नजर आते हैं। लेफ्ट साइड की 2nd फ्लोर विंडो में एक शैडो छुपी हुई है। राइट साइड वाली गली के ट्रैश पाइल के पीछे किसी मेटल की हल्की सी चमक दिख रही है। कम से कम 4 अलग अलग ग्रुप्स सिर्फ इस खुशबू की वजह से यहाँ खिंचकर आ गए हैं, बिल्कुल उनकी तरह। शॉप के अंदर से मुझे ऑब्वियसली पता है कि चारों तरफ लोग जमा हो चुके हैं। हे एवरीवन, काफी देर से देख रहे हो, भूख नहीं लगी? मेरी आवाज ज्यादा तेज नहीं है, फिर भी हर छुपे हुए इंसान के कान तक पहुंच जाती है, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। मैं पॉट से एक सॉसेज निकालता हूँ और आराम से मुंह में डाल लेता हूँ। मैं यहाँ बिजनेस कर रहा हूँ, पीस से ही प्रॉफिट होता है। मेरे पास नूडल्स हैं, वाटर है और सॉसेजेस हैं, सबके लिए काफी है। अबैंडन व्हीकल के पीछे छुपा आदमी आखिर बोलता है, प्राइस क्या है, गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स? एक पल के लिए सब जम जाते हैं। क्रिस्टल कोर्स की बात समझ आती है, वो तो इस दुनिया की सबसे बड़ी करेंसी है, लेकिन वेस्टलैंड में गोल्ड की वैल्यू तो एक स्टील शीट से भी कम है। तभी ट्रैश पाइल के पीछे से एक जोर की गरज सुनाई देती है। ये हमारे साथ खेल रहा है। इस लड़के का ट्रेड करने का कोई इरादा ही नहीं था। इसे खत्म कर देते हैं। पॉट में जो भी है सब बांट लेंगे। जैसे ही ये वर्ड्स हवा में गूंजते हैं, माहौल और भी ज्यादा टेंस हो जाता है। हर किसी का दिमाग तेजी से चलने लगता है। मैं बिना ऊपर देखे आराम से खाता रहता हूँ। ट्राई कर सकते हो, लेकिन एक बात क्लियर सुन लो, जो भी अटैक करेगा उसका ट्रेड करने का हक खत्म। फिर तुम बस खड़े होकर दूसरों को खाते हुए देखते रह जाओगे। ट्रैश पाइल के पीछे वाला आदमी और बर्दाश्त नहीं कर पाता। भाड़ में गया सब, मुझे यकीन नहीं। वो तुरंत शॉटगन निकाल लेता है। उसके पीछे से 2 और आदमी बाहर आ जाते हैं। एक के हाथ में मशेटी है और दूसरे के हाथ में स्टील पाइप। बाकी सब चुपचाप देखते रहते हैं। सब इंतजार कर रहे हैं कि पहला बेवकूफ टेस्ट करे। वो आदमी बिना एक सेकंड सोचे ट्रिगर दबा देता है, लेकिन शॉप से लगभग 8 फीट पहले ही शॉटगन के सारे पैलेट्स एक इनविजिबल वॉल से टकराकर रुक जाते हैं। इस पूरे वक्त मेरी भौं तक नहीं हिलती। मैं बस एक और सॉसेज उठाकर मुंह में डाल लेता हूँ। पूरा स्क्वायर अजीब सी खामोशी में डूब जाता है। मशेटी और स्टील पाइप वाले दोनों आदमी वहीं जमकर खड़े रह जाते हैं। तभी अबैंडन व्हीकल के पीछे वाला आदमी जैसे कुछ समझ जाता है। अगर फिजिकल अटैक काम नहीं करता तो साइकिक अटैक। उसकी पाम में एक इनविजिबल एनर्जी जमा होने लगती है। एक इनविजिबल साइकिक फोर्स सीधा मेरी तरफ शूट होती है। ये उसकी एबिलिटी है, साइकिक पियर्स। लेकिन जैसे ही साइकिक ब्लास्ट शॉप से टकराती है, एक हल्की सी रिपल तक नहीं बनती। अब सब कुछ बिल्कुल क्लियर हो चुका है। इस शॉप के अंदर मैं बिल्कुल अनटचेबल हूँ। टाइगर की पीठ ठंडे पसीने से भीग चुकी है। वो दिल से शुक्र मना रहा है कि उसने बिना सोचे समझे अटैक नहीं किया। मैं आखिर नूडल्स का लास्ट बाइट निगलकर अपनी नजर ट्रैश पाइल वाले आदमी पर टिकाता हूँ। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो भी अटैक करेगा उसका ट्रेड करने का हक खत्म। और कोई ट्राई करना चाहता है? मौत जैसी खामोशी छा जाती है। टेंशन इतनी बढ़ चुकी है कि लगता है किसी का भी दिमाग फट जाएगा। तभी दूर से हाई हील्स की रिद्म में क्लिक क्लिक आवाज सुनाई देने लगती है। सब एक साथ उस डायरेक्शन में मुड़कर देखते हैं। नाइटिंगेल आ चुकी है। टाइगर उसे पहचान लेता है, या यूं कहो कि इन खंडहरों में
में जितने भी पुराने सर्वाइवर्स हैं, सबने नाइटिंगेल का नाम जरूर सुना है। वो एक टॉप टियर अवेकन्ड है जो फ्लेम्स कंट्रोल करती है। ये यहाँ क्या कर रही है? तुम्हें सीन बनाना अच्छी तरह आता है। हमेशा कुछ लोग होते हैं जो बात नहीं मानते। मैं तुम सबको एक एडवाइस देती हूँ, जो भी बेवकूफी दिमाग में चल रही है उसे भूल जाओ। अपने ये बेकार वेपन्स संभाल कर रख लो। मैं तक इस शॉप को स्क्रैच नहीं कर सकी। पूरे स्क्वायर पर दोबारा मौत जैसी खामोशी छा जाती है। टाइगर गहरी सांस लेता है और धीरे धीरे अपने हाथ ऊपर करके बाहर निकालता है, ताकि सब समझ जाएं कि उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। बाकी छुपे हुए लोग भी धीरे धीरे बाहर आने लगते हैं। नाइटिंगेल किसी और की तरफ देखती तक नहीं। वो अपनी बेल्ट से कुछ चीजें निकालती है। 3 चमकते हुए गोल्ड बार्स, हर एक 100 ग्राम्स का। मुझे कुकीज, कैंड फूड और वाटर चाहिए। टॉप टियर हंटर जैसे नाइटिंगेल के लिए जो चीजें आसानी से कैरी और स्टोर हो सके, रेडी टू ईट इंडस्ट्रियल रेशंस ही सबसे स्मार्ट चॉइस है। मुझे स्मार्ट लोगों के साथ बिजनेस करना पसंद है। मैं तुरंत कंप्रेस्ड बिस्किट्स, कैंड लंचन मीट और बॉटल्ड वाटर निकाल लेता हूँ। सबके सामने एक स्मूथ ट्रेड कंप्लीट हो जाता है। नाइटिंगेल खाना उठाती है, मुड़ती है और अंधेरे में गायब हो जाती है। सबकी नजरें एक साथ मेरी तरफ मुड़ जाती है। इस बार ना कोई हॉस्टिलिटी है, ना कोई टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ भूख। अब तुम सबकी बारी है। सबको रूल्स क्लियर है ना? फूड के बदले गोल्ड या क्रिस्टल कोर्स। बस उन तीनों को छोड़कर ऑब्वियसली ट्रैश पाइल वाला आदमी अब और बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो घुटनों और हाथों के बल रेंगता हुआ मेरे पास आ जाता है। बॉस, मेरी गलती थी, बहुत बड़ी गलती थी। प्लीज बस एक बाइट दे दो, सिर्फ एक सिप ब्रॉथ ही दे दो। उसके दोनों साथी भी उसके पीछे घुटनों पर गिरकर भीख मांगने लगते हैं। आसपास के सर्वाइवर्स को उन पर बिल्कुल तरस नहीं आता, बल्कि सबको खुशी होती है कि उन्होंने बेवकूफी नहीं की। मैं पहले ही कह चुका हूँ, जो अटैक करेगा उसका ट्रेड करने का हक खत्म। मैं उनकी तरफ देखना भी बंद कर देता हूँ और भीड़ पर नजर डालता हूँ। और कौन ट्रेड करना चाहता है? टाइगर एक क्रिस्टल कोर निकालकर मेरी तरफ उठाता है। सिर्फ एक थॉट से क्रिस्टल कोर हवा में तैरता हुआ मेरे हाथ में आ जाता है। मैं कुछ नहीं बोलता और मुड़कर 3 बड़े बोल्स निकालता हूँ, जिन्हें नूडल्स और सॉसेजेस से भर देता हूँ। टाइगर बोल उठाता है और उसकी गर्माहट महसूस करता है, ऐसी गर्माहट जो उसने बहुत सालों से महसूस नहीं की थी। वो तीनों अपना मुंह बोल में घुसाकर टूट पड़ते हैं। जैसे ही किसी ने शुरुआत की, बाकी सबका सब्र टूट जाता है। बॉस, मुझे भी ट्रेड करना है। मुझे भी, मेरे पास क्रिस्टल कोर है। पहले साइकिक अटैक करने वाला आदमी भी धीरे से मेरे पास आता है। वो चुपचाप 2 क्रिस्टल कोर्स निकालता है और मेरी आंखों में देखने की हिम्मत तक नहीं करता। मैं बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए क्रिस्टल कोर्स ले लेता हूँ और उसे भी एक बोल दे देता हूँ। एक बार ट्रेड का सिलसिला शुरू हो गया तो उसे रोकना नामुमकिन था। कुछ लोग गोल्ड ज्वेलरी लेकर आए, कुछ हर साइज के क्रिस्टल कोर्स। धीरे धीरे मेरे काउंटर पर 1 डजन से भी ज्यादा क्रिस्टल कोर्स का ढेर लग गया और बड़ा पॉट भी खाली होने लगा। लेकिन तभी पहले वाले 3 आदमी पूरी तरह पागल हो जाते हैं। अगर मैं नहीं खा सकता तो तुम में से भी कोई नहीं खाएगा। वो एक दुबले पतले सर्वाइवर पर झपटा मार देता है। नूडल्स और ब्रॉथ हर तरफ गिर जाते हैं। जो सर्वाइवर्स खाना खा रहे थे वो सब रुक जाते हैं। हर नजर उस रूल तोड़ने वाले पागल आदमी पर ठंडी नफरत के साथ टिक जाती है। मैं सर्विंग रोक देता हूँ और बस तमाशा देखने लगता हूँ। अचानक एक फायर फ्लैश हवा में चमकती है। उसे चीखने का मौका तक नहीं मिलता। उसका पूरा शरीर पल भर में राख का ढेर बन जाता है। उसके दोनों साथी भी उसी पल उसके पीछे चले जाते हैं। 3 सेकंड से भी कम टाइम में तीनों दुनिया से मिट जाते हैं। नाइटिंगेल धीरे धीरे अंधेरे से बाहर चलकर आती है। मुझे रूल्स तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं कूलर से एक कोला कैन निकालकर नाइटिंगेल की तरफ उछाल देता हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता और दोबारा नूडल्स हिलाने लगता हूँ। ट्रेड फिर से बिल्कुल शांति के साथ चलता रहता है। टाइगर और उसकी टीम खाना खत्म कर चुकी है। बोल में ब्रॉथ की एक बूंद तक नहीं बची। खंडरों के हर कोने से और ज्यादा लोग आने लगते हैं। शॉप के शेल्व्स हैरान कर देने वाली स्पीड से खाली होने लगते हैं। कोई कंप्लेंट्स नहीं करता, कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करता। आखिर में मेरी शॉप का एक एक आइटम बिक जाता है। नाइटिंगेल अपना खाली कोला कैन एक तरफ फेंक कर मेरे पास आती है। आज तो तुमने बहुत बड़ी कमाई कर ली, वापस कब आओगे? पता नहीं। नाइटिंगेल कुछ देर तक मुझे देखती रहती है, फिर बिना कुछ कहे मुड़कर अंधेरे में गायब हो जाती है। सबके चले जाने के बाद पूरा स्क्वायर दोबारा बिल्कुल खामोश हो जाता है। सिर्फ एक थॉट से मैं डायमेंशनल वॉल्ट खोल देता हूँ। अंदर 100 किलो से भी ज्यादा गोल्ड और पूरे 33 क्रिस्टल कोर्स रखे हुए हैं। क्रिस्टल कोर्स एब्जॉर्ब करने से हद से ज्यादा दर्द होता है, लेकिन मैं 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकता। मैं एक एक करके सारे क्रिस्टल कोर्स निगल लेता हूँ। इस बार सिर्फ तेज दर्द नहीं होता, ये तो मेरी कल्पना से भी बाहर का प्रेशर है, जैसे मेरा पूरा शरीर फटने वाला हो। अगर मैं शॉप के अंदर ना होता तो ये एनर्जी मुझे एक पल में चीर कर रख देती। मैं उस हद से ज्यादा दर्द को झेलते हुए क्रिस्टल कोर्स की आखिरी बूंद तक एनर्जी एब्सॉर्ब कर लेता हूँ। जब मैं दोबारा आंखें खोलता हूँ तो सीलिंग पर चल रहा एक छोटा सा बग मुझे साफ साफ दिखाई देता है। उसके पंख मुझे ऐसे दिख रहे हैं जैसे स्लो मोशन में हिल रहे हों। बाहर ज़ॉम्बीज़ की हल्की गरगराहट मुझे साफ सुनाई दे रही है। हवा में खून और गीली मिट्टी की हर छोटी सी स्मेल तक महसूस हो रही है। मेरी सेंसेस एक अनबिलीवेबल लेवल तक एनहांस हो चुकी हैं। मैं पास वाले शेल्फ की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और हवा में मुट्ठी बंद कर लेता हूँ। हल्की सी वाइब्रेशन के साथ शेल्फ धीरे धीरे जमीन से उठने लगती है। ये डायमेंशनल वॉल्ट नहीं है, ये तो टेलीकिनेसिस है। मैं तुरंत सिस्टम की ट्रांसपेरेंट स्क्रीन खोलता हूँ। अवेकेंड माइलो एबिलिटी 1 डायमेंशनल वॉल्ट, करंट कैपेसिटी 1000 क्यूबिक मीटर्स, एबिलिटी 2 टेलीकिनेसिस 50 किलो तक के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकता है। मैंने सच में सेकंड एबिलिटी अनलॉक कर ली। बचा हुआ टाइम में शांति से काउंटडाउन खत्म होने का इंतजार करता हूँ। जैसे ही वही फेमिलियर ट्विस्टिंग फीलिंग दोबारा आती है, मैं रियल वर्ल्ड में वापस आ जाता हूँ। रस्ट और सड़ी हुई स्मेल गायब हो चुकी है। उसकी जगह मिट्टी और घास की फ्रेश खुशबू आ गई है। डायमेंशनल शिफ्ट कंप्लीट, करंट वर्ल्ड अर्थ, नेक्स्ट शिफ्ट अवेलेबल इन 12 आवर्स। बाहर अभी भी अंधेरा है। मैं अपनी फोल्डिंग कॉट पर वापस लेट जाता हूँ और कुछ घंटे सो लेता हूँ।
हूँ। सुबह 9 बजे मैं ट्रेडमार्क के एक एंटीक शॉप में घुसता हूँ। सर, क्या आप गोल्ड खरीदते हैं? शॉप ओनर पूछता है। कितनी प्योरिटी है और ये गोल्ड मिला कहाँ से? मैं बिना कुछ बोले काउंटर पर 2 गोल्ड बार्स रख देता हूँ। भारी थट की आवाज सुनते ही ओनर सीधा कुर्सी पर तनकर बैठ जाता है। वो लगभग 10 मिनट तक उन्हें ध्यान से चेक करता रहता है, फिर मेरी तरफ देखकर कहता है, टॉप क्वालिटी, मेरा बेस्ट ऑफर 5,80,000। 7 लाख। किड, इतना ज्यादा पॉसिबल नहीं है, मुझे भी रिस्क लेना पड़ता है और एक्सपेंसेस भी होते हैं। 7 लाख। शॉप ओनर पूरे 30 सेकंड तक चुप रहता है। अगले ही पल मेरे अकाउंट में 7 लाख ट्रांसफर हो जाते हैं। मार्केट से बाहर निकलते ही मैं तुरंत डेट कलेक्टर को कॉल करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? माइलो। ओह, तो आखिर तुमने कॉल कर ही दिया। क्या बात है? सच में पैसे इकट्ठा कर लिए? बिल्कुल। वेस्ट साइड वाले अबैंडन सीमेंट फैक्ट्री नंबर 3, दोपहर 3 बजे। कैश लेकर आना और अकेला आना। दोपहर के 3 बजे। सीमेंट फैक्ट्री के अंदर ब्रूनो अपने साथ 7-8 गुंडों को लेकर खड़ा है। मुझे अकेला आते देख वो सिगरेट का टुकड़ा जमीन पर फेंक देता है। पैसे कहाँ है? प्रॉमिसरी नोट कहाँ है? ब्रूनो हंसी के साथ कहता है, आजकल प्राइसेस बढ़ गए हैं, मेरे लड़कों को भी खाना खिलाना पड़ता है। वो 5 उंगलियां दिखाता है। 5 लाख। फिर तुम्हारे सामने ही नोट जला दूंगा। मुझे रूल्स तोड़ने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। मैं तुम्हें पूरे 3,50,000 देने वाला था, लेकिन अब सिर्फ 2 लाख कहूंगा। मेरी आवाज बिल्कुल शांत है, लेकिन हर किसी को क्रिस्टल क्लियर सुनाई देती है। ब्रूनो का चेहरा वहीं जम जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसने क्या सुना। क्या कहा तुमने? 2 लाख? एक पैसा भी ज्यादा नहीं। पकड़ो इसे। एक गुंडा स्टील पाइप उठाकर सीधा मेरी तरफ स्विंग करता है, लेकिन खून से टूटी हुई हड्डियों की जना पाइप मेरे चेहरे से सिर्फ 4 इंच दूर मेरे हाथ में रुक जाता है, जैसे उसका कोई वेट ही ना हो। अगले ही पल वो गुंडा कैटापुल्ट से निकले पत्थर की तरह उड़ता हुआ दूर जा गिरता है। उसकी दर्द भरी चीखें पूरी सीमेंट फैक्ट्री में गूंजती हैं। ब्रूनो को तब होश आता है। सब मिलकर इसे पकड़ो, लेकिन चाहे कितने भी लोग आ जाएं, मेरे सिर्फ कुछ एल्बोज ही काफी होते हैं। कुछ ही सेकंड्स में सारे गुंडे जमीन पर पड़े होते हैं। ब्रूनो फर से पैर तक कांप रहा है, गुस्से से नहीं, सीधे डर से। दूर रहो, मेरे पास मत आना, वार्निंग दे रहा हूँ। मेरा बॉस। ब्रूनो जल्दी से पेपर्स का एक बंडल निकालता है। मैं उसकी आंखों के सामने ही 2 लाख ट्रांसफर कर देता हूँ। इसकी असली वैल्यू 3,50,000 थी, अब ये सिर्फ 2 लाख के लायक है। मैं प्रॉमिसरी नोट के टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ और मुड़कर वहां से चल देता हूँ। वो चैप्टर हमेशा के लिए खत्म हो गया। अब मेरे पास उससे भी बड़े काम है। मैं सीधा एक यूज्ड कार लॉट पर जाता हूँ। थोड़ी ही देर बाद मैं एक सेकंड हैंड वैन चलाकर शहर के सबसे बड़े होलसेल फूड मार्केट की तरफ बढ़ रहा होता हूँ। मैं वेयरहाउस के अंदर कदम रखता हूँ। क्लर्क कुछ बोल भी नहीं पाती कि मैं सीधा कह देता हूँ, मुझे 200 केसेस इंस्टेंट नूडल्स, 100 केसेस सॉसेजेस, 200 केसेस कंप्रेस्ड बिस्किट्स, 100 केसेस कैंड बीफ और 500 केसेस बॉटल्ड वाटर चाहिए। इतना बड़ा ऑर्डर सुनकर स्टाफ एक पल के लिए शॉक हो जाता है, लेकिन फिर भी सब कुछ जल्दी तैयार करना शुरू कर देता है। आखिर सवाल भी क्यों करे, पैसे देने वाला ही बॉस होता है। पूरा दिन लग जाता है सारा माल बाहर निकालने में। डायमेंशनल शिफ्ट में अब सिर्फ 2 घंटे बचे। कल मेरी पहली ट्रेड थी। ज्यादातर गोल्ड तो रुइन से वहीं पर स्कैवेंज किया गया था। अगर मुझे प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो मुझे वॉल्यूम चाहिए। मुझे आउटपोस्ट्स के साथ पार्टनरशिप करनी होगी और उनसे गोल्ड कलेक्ट करवाना होगा। मेरे अंदर जो पावर भर चुकी है उसकी वजह से मुझे अपनी पुरानी लाइफ से अजीब सी दूरी महसूस होने लगी है। बचे हुए इन 2 घंटों में मैं डिसाइड करता हूँ कि एक अच्छा मील खाऊंगा और उस पुराने माइलो को हमेशा के लिए अलविदा कह दूंगा। मैं सिटी के सबसे अपस्केल रेस्टोरेंट की तरफ ड्राइव करता हूँ। बाहर खड़ी लग्जरी कार्स के बीच मेरी पुरानी वैन बिल्कुल अलग ही नजर आ रही है। डोरमैन को भी लगता है कि शायद मैं बस पार्किंग का फ्री स्पॉट ढूंढने आया हूँ। सर, ये जगह। मैं बिना कुछ भूले राजमा के दाने जितना एक गोल्ड नगेट निकालकर उसके हाथ में रख देता हूँ। गाड़ी सही पार्क करना, गलत पार्क की तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गोल्ड नगेट का भारी वेट महसूस करते ही डोरमैन वहीं जम जाता है। मैं उसकी तरफ दोबारा देखता तक नहीं और सीधा रेस्टोरेंट के अंदर चला जाता हूँ। सॉफ्ट लाइटिंग, वेल ड्रेस्ड गेस्ट्स, सब कुछ कितना एलिगेंट और रिलैक्स लग रहा है। वेस्टलैंड का बिल्कुल उल्टा। मैं मेन्यू देख ही रहा होता हूँ कि पास से एक औरत की आवाज आती है। माइलो, ये मेरी एक्स गर्लफ्रेंड टिफनी की आवाज थी। उसके साथ खड़ा आदमी और कोई नहीं, ट्रस्ट फंड किड विक्टर था। विक्टर एक सेकंड के लिए सरप्राइज होता है, फिर टिफनी की कमर में हाथ डालकर मेरी तरफ चलता है। अरे वाह माइलो, तुम्हारी छोटी सी शॉप का क्या हुआ? यहाँ डिश वॉशर की जॉब के लिए आए हो? यहाँ एक स्टेक की प्राइस ही 3,800 रुपए है। तुम्हारी पूरे महीने की सैलरी से एक बाइट भी नहीं आएगी। कितना शोर मचा रखा है। हेड शेफ को बोलो अपना बेस्ट डिश भेजे। विक्टर को ऐसा लगता है जैसे उसने हवा में पंच मार दिया हो। उसे पूरी तरह इग्नोर किया जाना और भी ज्यादा गुस्सा दिला देता है। वो और जोर से चिल्लाता है, बहरे हो क्या? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। लेकिन मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ही नहीं आता। टिफनी को अचानक लगता है कि उसके सामने खड़ा आदमी बिल्कुल अलग इंसान बन चुका है। रेस्टोरेंट मैनेजर जल्दी से वहां आ जाता है। सर प्लीज शांत हो जाइए, आप दूसरे गेस्ट्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैनेजर को देखकर विक्टर और भी हिम्मत से बोलता है, मिस्टर क्लार्क, परफेक्ट टाइमिंग। आपके रेस्टोरेंट में अब हर कोई घुसने लगा है क्या? इस जैसे आदमी को यहाँ बैठने देना आपके स्टैंडर्ड्स गिरा रहा है। मिस्टर क्लार्क विक्टर को अच्छी तरह जानता है। वो सिटी के एक बड़े रियल एस्टेट टाइकून का बेटा है। लेकिन मिस्टर क्लार्क मेरी अजीब सी शांति भी नोटिस करता है, इसलिए वो बहुत पोलाइटली लेकिन फर्मली बोलता है, मिस्टर विक्टर, हमारा रेस्टोरेंट हर गेस्ट के साथ बराबर का बिहेवियर करता है। क्या आपके पास कोई प्राइवेट रूम है? मिस्टर क्लार्क तुरंत पूरे 90 डिग्रीज झुक जाता है। मिस्टर माइलो, हमें दिल से माफ कीजिए, हम आपको प्रॉपर सर्विस नहीं दे पाए और आपका डाइनिंग एक्सपीरियंस खराब हो गया। वो तुरंत एक सर्वर को बुलाकर मुझे प्राइवेट रूम तक छोड़ने भेज देता है। शुरू से लेकर एंड तक मैं विक्टर की तरफ एक बार भी नहीं देखता। विक्टर फिर कुछ बोलने की कोशिश करता है, लेकिन मिस्टर क्लार्क उसे बीच में ही रोक देता है। मिस्टर विक्टर, प्लीज अभी के अभी डिस्टर्बेंस क्रिएट करना बंद कीजिए, वरना मुझे सिक्योरिटी से आप और इस यंग लेडी को बाहर निकलवाना पड़ेगा। प्राइवेट रूम के अंदर एक के बाद एक लग्जरी डिशेज मेरी टेबल पर आती रहती हैं। एक वक्त था जब मेरे पास इस रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखने के पैसे तक नहीं थे, और आज जब सब कुछ
कुछ टेस्ट कर लिया तो मुझे एहसास हुआ कि ये भी कोई खास चीज नहीं है। खाना खत्म करके मैं वापस अपनी शॉप में आ जाता हूँ। अगला शिफ्ट शुरू होने में सिर्फ 150 सेकंड बचे हैं। जैसे ही टाइमर 0 पर पहुंचता है, सिटी का सारा शोर एक पल में गायब हो जाता है और उसकी जगह वेस्टलैंड की मौत जैसी खामोशी लौट आती है। 12 घंटे का कूल डाउन अब घटकर 11 रह गया है। मुझे शक है कि जैसे जैसे शिफ्ट्स की गिनती बढ़ेगी, एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं दोनों वर्ल्ड्स के बीच बिना किसी लिमिट के ट्रैवल कर पाऊंगा। मुझे महसूस हो रहा है कि बहुत सी नजरें मुझे देख रही हैं। पिछली बार के सर्वाइवर्स ने इस मिस्टीरियस शॉप की खबर वेस्टलैंड के हर कोने तक पहुंचा दी है। इस बार जो लोग आ रहे हैं वो भूख से तड़पते हुए आवारा सर्वाइवर्स नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज्ड स्काउट्स हैं। लगभग 10 मिनट बाद एक आदमी मेरी शॉप की तरफ बढ़ता है। कंधे पर राइफल लटकाए वो मेरे डोर के सामने रुकता है। नाम है स्कॉर्पियन। मैं बेडरॉक आउटपोस्ट की तरफ से आया हूँ। हमें बात करनी है। किस बारे में? हमारे आउटपोस्ट को सप्लाईज चाहिए, फूड, वाटर, मेडिसिन, वेपन्स और एमो। हमें सब कुछ चाहिए। मैं वेपन्स नहीं बेचता। स्कॉर्पियन के चेहरे पर जरा सी भी डिसअपॉइंटमेंट नहीं आती, जैसे उसे पहले से ही इस जवाब की उम्मीद थी। वो पॉकेट से एक गोल्ड बार निकालकर काउंटर पर रख देता है। इसे एडवांस समझ लो। हम तुम्हारे साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप करना चाहते हैं और उम्मीद है हमें थोड़ा डिस्काउंट मिलेगा। मेरे प्राइसेस सबके लिए सेम है। उसी वक्त उसके पीछे अंधेरे में हल्की सी मूवमेंट होती है। स्कॉर्पियन हाथ उठाकर अपने लोगों को शांत रहने का सिग्नल देता है। हम बहुत सिंसियरिटी के साथ आए हैं। मैं कुछ नहीं बोलता। मैं शेल्फ पर रखे कैंड मीट की तरफ हाथ बढ़ाता हूँ और हवा में मुट्ठी बंद कर लेता हूँ। सारे कैंस धीरे धीरे हवा में तैरते हुए काउंटर पर आ जाते हैं। स्कॉर्पियन की आंखें एकदम सिकुड़ जाती हैं। टेलीकिनेसिस। यहाँ आने से पहले स्कॉर्पियन को लगता था कि मेरी सिर्फ एक ही स्ट्रेंथ है, शॉप की अनब्रेकेबल एब्सोल्यूट डिफेंस। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मैं खुद भी इतना पावरफुल अवेकेंड हूँ। एक केस कैंड गुड्स की प्राइस 1 गोल्ड बार है। हमें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि तुम्हारे पास एक्चुअल स्टॉक कितना है। असल में इसी वजह से वो यहाँ आया था। मैं हल्की सी हंसी हंसा और उंगली चुटकी बजाई। अचानक हवा में से बॉटल्ड वाटर का एक पूरा पहाड़ सामने मटेरियलाइज हो जाता है। ये देखकर स्कॉर्पियन का दिमाग लगभग 2.5 सेकंड के लिए ब्लैंक हो जाता है। इतना काफी है। अगर नहीं तो मैं दोबारा चुटकी बजाता हूँ। इस बार कंप्रेस्ड बिस्किट्स का एक और बड़ा पहाड़ सामने आ जाता है। स्कॉर्पियन मुश्किल से थूक निकलता है। उसके सामने खड़ा आदमी सिर्फ टेलीकिनेसिस ही नहीं बल्कि स्पेशल एबिलिटी भी रखता है। प्राइस क्या है? मैं पहले ही बता चुका हूँ। 1 गोल्ड बार, 1 केस कैंड गुड्स। हम सब कुछ खरीदेंगे लेकिन हमें गोल्ड इकट्ठा करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। शेल्फ पर रखे लूज आइटम्स के लिए गोल्ड चलेगा लेकिन बल्क ऑर्डर्स के लिए पेमेंट किसी और चीज में होगी। क्रिस्टल कोर्स। इम्पॉसिबल। क्रिस्टल कोर्स ट्रेड के लिए यूज नहीं किए जा सकते। वही हर अवेकेंड पावर का सोर्स है। हमारे आउटपोस्ट की पूरी फाउंडेशन उन्हीं पर टिकी हुई है। वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। जैसे ही ये वर्ड्स मेरे मुंह से निकलते हैं, दोनों पहाड़ पल भर में हवा में गायब हो जाते हैं। इस डील का कंट्रोल शुरू से ही मेरे हाथ में था। अगर स्कॉर्पियन मना करता है और बाकी आउटपोस्ट्स मेरी कंडीशंस मान लेते हैं तो आखिर में बेडरॉक आउटपोस्ट ही टूटकर बिखर जाएगा। हमें एक एग्जैक्ट एक्सचेंज रेट चाहिए। वाटर के लिए 100 गोल्ड बार्स और 10 क्रिस्टल कोर्स और बिस्किट्स के लिए उसका डबल। स्कॉर्पियन अपनी मुट्ठी इतनी जोर से भींच लेता है कि उसकी उंगलियां सफेद पड़ जाती हैं। ये सिर्फ लूट नहीं, ये तो सीधा होल्ड अप है। स्कॉर्पियन गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। मुझे ये बात हमारे लीडर को रिपोर्ट करनी होगी। वो गोल्ड बार तुम्हारी डायरेक्शंस पूछने की फीस समझ लो। मैं सर हिलाकर गोल्ड बार पॉकेट में रख लेता हूँ। स्कॉर्पियन बिना कुछ कहे धीरे धीरे अंधेरे में वापस चला जाता है। मैं फिर से काउंटर के पीछे आकर पहले से ही साफ सरफेस को आराम से पूछने लगता हूँ। 10 मिनट बाद 3 लोग मेरी तरफ बढ़ते हैं। बीच में चश्मा पहने एक मिडिल एज्ड आदमी और उसके दोनों तरफ 2 सोल्जर्स। हेलो शॉप ओनर, मेरा सरनेम कीन है। सब मुझे प्रोफेसर कीन बुलाते हैं। मैं लाइट हाउस शेल्टर से आया हूँ। मैं कुछ नहीं बोलता और बस उसे देखते रहता हूँ। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुम्हारा करंट बिजनेस मॉडल ज्यादा दिन नहीं चलेगा। जब आउटपोस्ट्स बहुत ज्यादा क्रिस्टल कोर्स खो देंगे तो एक दिन उनका कोलैप्स होना तय है और उसके बाद तुम अपना सामान किसको बेचोगे? जो लोग बचेंगे उनके लिए हर चीज और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाएगी। प्रोफेसर कीन के चेहरे की मुस्कान वही जम जाती है। मुझे सिस्टम की कोई परवाह नहीं, फ्यूचर की भी कोई फिक्र नहीं। मेरे लिए सिर्फ एक चीज मैटर करती है, प्राइसेस मैं सेट करता हूँ। तभी नाइटिंगेल अंधेरे से बाहर निकल कर आती है। वो बिना कुछ कहे एक क्रिस्टल कोर मेरे काउंटर पर रख देती है। मैं भी बिना एक शब्द बोले एक सेल्फ हीटिंग राइस मील, 1 कैंड बीफ और 2 बॉटल्स वाटर निकालकर उसकी तरफ बढ़ा देता हूँ। नाइटिंगेल सामान उठाती है, मुड़ती है और वापस अंधेरे में चल देती है। पूरी डील बिना एक भी वर्ड के खत्म हो जाती है। प्रोफेसर कीन की इतनी देर की रैशनल एनालिसिस एक पल में दिन का सबसे बड़ा जोक बन जाती है। 100 गोल्ड बार्स और 15 क्रिस्टल कोर्स। हम वाटर लेंगे, डील। लेकिन अब प्राइस बढ़ गई है। तुम्हारी लेक्चर ने मेरे 3 मिनट वेस्ट कर दिए, इसलिए अब 15 क्रिस्टल कोर्स लगेंगे। हम मंजूर करते हैं। उन्हें अच्छी तरह समझ आ चुका था कि शायद मेरे जैसा शॉप ओनर वेस्टलैंड का सबसे पावरफुल अवेकन ना हो, लेकिन मेरी शॉप ही सबसे बड़ी ट्रम्प कार्ड है। प्रोफेसर कीन तुरंत मिलिट्री कम्युनिकेटर निकालता है। 100 गोल्ड बार्स और 15 क्रिस्टल कोर्स लेकर आओ। लगभग 20 मिनट बाद डोर से व्हीकल्स के इंजन की गरज सुनाई देती है। 2 मेटल क्रेट्स मेरे सामने लाकर रखे जाते हैं, एक गोल्ड बार से भरा हुआ और दूसरा 15 क्रिस्टल कोर्स से। मैं बैरियर के उस पार एक के बाद एक वाटर के केसेस फेंक देता हूँ। डील कंप्लीट होते ही अंधेरे में से कुछ और लोग बाहर आते हैं। स्कॉर्पियन वापस आ चुका है और इस बार उसके पीछे 20 लोगों की पूरी स्क्वाड खड़ी है। दोनों साइड्स इंस्टिंक्टिवली एक दूसरे पर गन्स तान देती हैं। हम तुम्हारी मांगी हुई चीजें ले आए हैं। क्रेट्स खुलते हैं। सिर्फ गोल्ड बार्स ही नहीं बल्कि
20 क्रिस्टल कोर्स भी हैं। मेरी डिमांड से 10 ज्यादा। स्कॉर्पियन ने वर्ड से नहीं एक्शन से अपनी सिंसियरिटी दिखाई। प्रोफेसर कीन का चेहरा एकदम सफेद पड़ जाता है। एपोकलिप्स में भी लोग एक दूसरे से बढ़कर दिखाने की कोशिश करते हैं। मैं कैजुअली हाथ हिलाकर डिमेंशनल वॉल्ट से कंप्रेस्ड बिस्किट्स के ढेर और कैंड बीफ के कई केसेस निकालता हूँ। बोनस में स्कॉर्पियन एक पल के लिए सांस रोक लेता है। उसका गैम्बल सही निकला। वो तुरंत गहरा झुककर मुझे सल्यूट करता है, फिर प्रोफेसर कीन की तरफ मुड़ता है। बेडरॉक यहाँ ट्रेड करने आया है। हम कोई ट्रबल नहीं चाहते, लेकिन अगर लाइट हाउस यहाँ कुछ भी करने की कोशिश करेगा तो हम फाइट के लिए रेडी हैं। स्कॉर्पियन के पीछे खड़े हर सोल्जर अपनी गन चेंबर करता है। लाइट हाउस के सोल्जर्स दांत भींचकर बस इतना बोल पाते हैं, हम जा रहे हैं। मैं चुपचाप ये सब देखता रहता हूँ। इंटरेस्टिंग, एक फैक्शन टेक्नोलॉजी और नॉलेज पर बना हुआ है और दूसरा ब्रूट फोर्स और डिसिप्लिन पर, बेडरॉक। लाइट हाउस के जाते ही स्कॉर्पियन एक बार और झुककर सल्यूट करता है और अपनी टीम के साथ चला जाता है। सिर्फ इन 2 डील से ही मुझे और 100 किलो गोल्ड मिल जाता है। लेकिन ये शांति ज्यादा देर नहीं टिकती। इस बार 3 अलग अलग डायरेक्शन से 3 कॉन्वॉयज एक साथ पहुंचते हैं। हर तरफ से ज़ॉम्बीज की चीखें गूंजने लगती हैं। तीनों फैक्शंस लगभग एक ही वक्त ऑर्डर देते हैं, फायर। एक तरफ हैवी मशीन गन्स और असॉल्ट राइफल्स गरजने लगती हैं, तो दूसरी तरफ अवेकेंड लोग फायरबॉल्स और आइस स्पाइक्स बरसाने लगते हैं। जब आखिरी ज़ॉम्बी भी हेडशॉट खाकर गिर जाता है, तब स्क्वायर में दोबारा एक नाजुक सी शांति लौट आती है। बॉस वॉरेक्स आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आर्क शेल्टर भी पूरी सिंसियरिटी के साथ आया है। लाइन में लग जाओ, वहां से शुरू करो। वॉरेक्स पूरे ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का रूलर है। हम कब से लाइन में लगने लगे। बॉस आप कहना क्या चाहते हैं। हम रिस्पेक्ट के साथ आए हैं और तुम्हारे लिए ज़ॉम्बीज भी साफ कर दिए। मैंने कहा लाइन में लग जाओ। अगर वॉरेक्स रूल्स फॉलो नहीं करेगा तो मैं तुम्हें एक भी चीज नहीं बेचूंगा। वॉरेक्स का ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में बहुत नाम है। हमारे साथ दोस्ती करना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। मुझे एक दोस्त ज्यादा हो या कम कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो रूल्स फॉलो करो या यहाँ से चले जाओ। लाइन में लगना तो फिर वॉरेक्स की रेपुटेशन का क्या होगा। वो गंजा और ताकतवर आदमी एक जोर की घर्राहट निकालता है, जैसे उसने कोई डिसीजन ले लिया। वो अपने लोगों की तरफ हाथ हिलाकर इशारा करता है, क्रेट्स आगे लाओ, आज सबसे पहले शॉपिंग मैं करूंगा। वॉरेक्स के 2 आदमी एक भारी मेटल क्रेट उठाकर आगे रख देते हैं। किसी ने रूल्स तोड़ दिए। ट्रेडिंग खत्म। मैं बस हाथ घुमाता हूँ और मेरी शॉप का हर एक आइटम पल भर में डिमेंशनल वॉल्ट के अंदर गायब हो जाता है। एक हार्ट बीट के अंदर पूरी शॉप बिल्कुल खाली हो चुकी होती है। बाकी दोनों फैक्शंस गुस्से से उस गंजे वॉरेक्स को घूरने लगते हैं। मैं यहाँ गोल्ड और क्रिस्टल कोर्स लेकर तुम पर एहसान करने आया हूँ। ज्यादा हवा में मत उड़ो। ईस्ट डिस्ट्रिक्ट में वॉरेक्स को इग्नोर करने की हिम्मत किसी में नहीं है। तुम खुद को समझते क्या हो। मुझे भौंकने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं। फायर, इस पूरी शॉप को उड़ा दो। अगले ही पल गोलियों की बारिश शॉप की तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन हर एक बुलेट इनविजिबल शील्ड से टकराकर वहीं रुक जाती है। अब मैं सिर्फ वॉरेक्स को कभी कुछ नहीं बेचूंगा, बल्कि तुम्हारे सर पर बाउंटी भी लगा रहा हूँ। 100 केसेस कैंड बीफ। वॉरेक्स का हर मेंबर वहीं जम जाता है। मैं हाथ उठाता हूँ और जमीन पर 100 केसेस कैंड बीफ मटीरियलाइज हो जाते हैं। एक पल में सबकी नजर उस गंजे वॉरेक्स बॉस पर टिक जाती है। तुम सब मेरे खिलाफ होना चाहते हो। मैं वॉरेक्स का 3rd बॉस हूँ। हाइव ये बाउंटी एक्सेप्ट करता है, आर्क शेल्टर भी, और तुम भी मुझे धोखा दे रहे हो। वॉरेक्स के मेंबर्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। कोई भी उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता। लॉयल्टी। वेस्टलैंड में लॉयल्टी सबसे सस्ती चीज होती है। अचानक एक ब्लेड सीधा उस गंजे ब्रूट के सीने में घुस जाता है। जिसने वार किया वो उसका अपना लेफ्टिनेंट था। क्यों? लेफ्टिनेंट के चेहरे पर जरा सा भी इमोशन नहीं था। 3rd बॉस, लड़कों को भी खाना खाना है। फिर वो मेरी शॉप की तरफ मुड़कर बोलता है, हमने इसे खत्म कर दिया। अब ये डील वॉरेक्स की है। मैं पहले ही कह चुका हूँ, मैं वॉरेक्स को एक भी चीज नहीं बेचूंगा। उन्होंने अपने ही 3rd बॉस को अपने हाथों से मार दिया और बदले में कुछ भी नहीं मिला। लेकिन अगर ये लोग अब वॉरेक्स के मेंबर्स ही नहीं रहे तो बात अलग है। मैं सिर्फ वॉरेक्स के साथ ट्रेड नहीं करता, बाकी लोगों के साथ मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा नाम वीरा है। मैं आर्क शेल्टर की सप्लाई चीफ हूँ। आर्क की तरफ से मैं तुम सबको ऑफिशियली इनवाइट करती हूँ कि हमारे साथ ज्वाइन करो। हाइव भी केपेबल लोगों का वेलकम करता है। लेफ्टिनेंट का दिमाग तेजी से चलने लगता है। हम आर्क ज्वाइन करेंगे। उसके पीछे खड़े सब लोग एक साथ अपने वेपन्स नीचे कर देते हैं और आर्क के लिए लॉयल्टी डिक्लेयर कर देते हैं। मैं काउंटर से टेक लगाकर कैजुअली हाथ हिला देता हूँ। 100 केसेस कैंड बीफ का पहाड़ सीधा लेफ्टिनेंट के सामने आ गिरता है। लेफ्टिनेंट गेम अच्छी तरह समझता है। वो वीरा के पास जाकर बोलता है, चीफ वीरा, आर्क की प्रोटेक्शन के लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। ये कैंड गुड्स हमारी तरफ से गुडविल गिफ्ट है। हाइव वाले जलन भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन कोई भी बेवकूफी करने की हिम्मत नहीं करता। इस बार किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। वीरा सबसे पहले लाइन में खड़ी होती है। हाइव का पतला सा आदमी चुपचाप उसके पीछे लाइन में लग जाता है। तुम्हें क्या चाहिए? कंप्रेस्ड बिस्किट्स, वाटर और नूडल्स। 2 क्रेट्स खुलते हैं। अंदर 50 गोल्ड बार्स और 20 क्रिस्टल कोर्स रखे होते हैं। डील कंप्लीट होने के बाद भी वीरा जल्दी में नहीं होती। बॉस माइलो, क्या तुम प्री ऑर्डर्स भी लेते हो? हाँ, क्या चाहिए? एंटीबायोटिक्स, कोल्ड मेडिसिन, जितनी ज्यादा ला सकते हो। वापस जाओ, एक प्रॉपर लिस्ट बनाओ और डिपॉजिट लेकर आओ। अगली बार तक मैं सब रेडी रखूंगा। अगला नंबर हाइव के उस पतले से आदमी का आता है। वीरा की तरह वो भी मेडिसिन के साथ सिगरेट्स और लिकर का प्री ऑर्डर दे देता है। ऑर्गेनाइज ट्रेड्स खत्म होने के बाद कुछ इंडिविजुअल सर्वाइवर्स भी ट्रेड करने आते हैं। कुछ गोल्ड ज्वेलरी लाते हैं, कुछ छोटे क्रिस्टल कोर्स। लेकिन फिर एक आदमी कुछ बिल्कुल नया लेकर आता है, एक बैटरी बैग। इस दुनिया की बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी और साइकिल लाइफ मेरी दुनिया की बैटरी से लगभग दुगनी है। तभी मेरे दिमाग में एक बात बिजली की तरह चमकती है। मैं अब तक इस दुनिया को सिर्फ क्रिस्टल कोर्स और गोल्ड कमाने की मशीन
मशीन समझ रहा था। मैं उस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह इग्नोर कर रहा था जो डिजास्टर से पहले इस दुनिया में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी। मैं मुड़कर 2 ब्रेड लोव्स, 1 बॉटल वाटर और 2 सॉसेजेस निकालता हूँ। आसपास खड़े सर्वाइवर्स हैरानी से देखते रह जाते हैं। सिर्फ एक बैटरी के बदले इतना सारा फूड? आज से मैं ये बैटरीज भी खरीदूंगा। भीड़ के पीछे खड़े कुछ लोन वुल्फ्स चुपचाप उस आदमी को घेरना शुरू कर देते हैं। वो फूड को अपनी चेस्ट से जोर से चिपका लेता है और उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। ये फूड उसके लिए उम्मीद नहीं बल्कि मौत का हुक्म बन चुका है। मुझे इस आदमी से कुछ सवाल पूछने हैं। जो भी इसकी तरफ एक कदम बढ़ाएगा मैं खुशी खुशी उसके सर पर और कुछ केसेस कैंड बीफ की बाउंटी रख दूंगा। सारे लोन वुल्व्स वहीं के वहीं जम जाते हैं। आखिर वॉरेक्स का थर्ड बॉस अभी भी कुछ ही कदम दूर मरा पड़ा है। तुम्हारा नाम क्या है? ओवन। ओवन, ये बैटरी तुम्हें कहाँ मिली? स्काईरिच टेक पार्क। डिजास्टर से पहले मैं स्काईरिच टेक्नोलॉजीज में बैटरी इंजीनियर था। ये थॉर मार्क 7 हमारा फ्लैगशिप प्रोडक्ट है। जब डिजास्टर हुआ तब हमने बस प्रोडक्शन रन कंप्लीट किया था। कंपनी के वेयरहाउस में आज भी हजारों फिनिश्ड बैटरीज रखी हुई हैं, लेकिन पार्क के हजारों एम्प्लॉइज सब ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। मैं धीरे से सर हिला देता हूँ। अगर मैं सिर्फ गोल्ड लेकर जाऊंगा तो मुझे रियल वर्ल्ड में पूरी प्रोडक्शन लाइन दोबारा खड़ी करनी पड़ेगी, लेकिन थॉर मार्क 7 की परफॉर्मेंस स्पेक्स अकेले ही रियल वर्ल्ड में एनर्जी रेवोल्यूशन शुरू कर सकती हैं। अगर प्रोडक्शन लाइन डिस्ट्रॉय हो चुकी हो तो क्या तुम इस बैटरी की पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस रिकवर कर सकते हो? रॉ मटेरियल फॉर्मूला से लेकर हर प्रोसीजर तक पार्क के सर्वर्स में हर चीज की कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन है। बस एक सर्वर तक एक्सेस मिल जाए मैं सब कुछ निकाल सकता हूँ। मेरे देखने का नजरिया एक पल में बदल जाता है। ये कोई बदनसीब इंजीनियर नहीं, ये तो चलता फिरता ट्रेजर वॉल्ट की है। इस काम के लिए मुझे यहाँ के बड़े फैक्शंस की हेल्प चाहिए होगी। ये सोचकर मैं ओवन की तरफ देखता हूँ। आज से तुम मेरे लिए काम करोगे। तुम्हारा काम होगा जो भी टेक्नोलॉजी मेरे पास आए उसकी वैल्यू इवैल्यूएट करना। बदले में मैं तुम्हें फूड और वाटर दूंगा। ओवन के दिल में एकदम से खुशी की लहर दौड़ जाती है। रातों रात जिंदगी बदलने का मतलब क्या होता है? बस यही। लेकिन आसपास के सर्वाइवर्स भी कम स्मार्ट नहीं थे। अगर ओवन सिर्फ एक बैटरी से अपनी किस्मत बदल सकता है तो हम क्यों नहीं? अगले ही पल सर्वाइवर्स के बीच एक नया गोल्ड रश शुरू हो जाता है। कोई मिलिट्री ड्रोन का सैल्वेज्ड मदरबोर्ड लेकर आता है, कोई सील बायोलॉजिकल सैंपल कूलर, तो कोई आधा जला हुआ एकेडमिक जर्नल। मैं किसी भी चीज को मना नहीं करता और सब कुछ इवैल्यूएशन के लिए ओवन के हवाले कर देता हूँ। ये टेक गोल्ड रश आधी रात के बाद तक चलता रहता है। तभी दूर से 2 तेज हेडलाइट्स अंधेरे को चीर देती हैं और पावरफुल इंजन्स की गरज सुनाई देती है। वीरा और हॉर्नेट लगभग एक ही वक्त अपने व्हीकल से बाहर उतरते हैं। उनके सामने गोल्ड बार्स और क्रिस्टल कोर से भरे कई क्रेट्स रखे हुए हैं। ये आर्क और हाइव की तरफ से डिपॉजिट है। डिपॉजिट रिसीव हो गया। अगली ट्रेड तक तुम्हारा ऑर्डर रेडी होगा। वीरा और हॉर्नेट दोनों एक साथ झुककर रिस्पेक्टफुली सल्यूट करते हैं। डील खत्म होने के बाद भी दोनों जाने का नाम नहीं लेते। दोनों की नजर ओवन और उसके पास पड़े टेक्नोलॉजी स्क्रैप के ढेर पर टिक जाती है। मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ। रूइंस के नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट में स्काईरिच टेक पार्क है। वहाँ थॉर मार्क 7 की हजारों फिनिश्ड बैटरीज रखी हुई हैं, लेकिन पूरी जगह 5000 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज से भरी पड़ी है। इतने ज़ॉम्बीज किसी भी फोर्स को निगल सकते हैं। बॉस माइलो, आप कहना क्या चाहते हैं? मैं तुम सबको अमीर बनने का एक मौका दे रहा हूँ। फंडिंग मेरी होगी, मैन पावर तुम दोगे। मेरे लिए टेक पार्क क्लियर करो और सर्वर के मेन फ्रेम्स बिल्कुल सही कंडीशन में वापस लेकर आओ। वीरा और हॉर्नेट दोनों का दिमाग फुल स्पीड से चलने लगता है। रिस्क नरक जैसा है लेकिन रिवॉर्ड स्वर्ग जैसा। सबसे बड़ी बात, ये मिस्टीरियस शॉपकीपर के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का चांस है। हाइव ये मिशन एक्सेप्ट करता है। हमारी विपर स्क्वाड पूरे रूइंस की सबसे पावरफुल सोलो असॉल्ट टीम है। मिशन गारंटीड। हॉर्नेट ज्यादा हवा मत भरो। आग के पास रूइंस की बेस्ट टेक टीम है। हैकिंग, डिसमेंटलिंग और ट्रांसपोर्ट, हमारे बिना तुम एक भी सर्वर सेफली बाहर नहीं निकाल सकते। स्काईरिच टेक्नोलॉजीज मिशन बेडरॉक भी एक्सेप्ट करता है। हमारे पास सबसे ज्यादा अवेकन फाइटर्स हैं। हम गारंटी देते हैं कि सर्वर्स एक भी स्क्रैच के बिना वापस आएंगे। क्या मजाक है? 5000 ज़ॉम्बीज हैं। तुम कितने अवेकेंड को मरते मरते थकने से पहले खत्म कर पाओगे? सीधा मौत के मुंह में जाओगे। स्कॉर्पियन, सिर्फ ब्रूट फोर्स से ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमारे टेक्नीशियंस के बिना तुम फ्रंट गेट तक क्रॉस नहीं कर पाओगे। स्काईरिच टेक्नोलॉजीज के चीफ पावर इंजीनियर डॉक्टर क्लेमेंट लाइट हाउस के साथ हैं। उस जगह को उससे बेहतर कोई नहीं जानता। जैसे ही ये वर्ड्स खत्म होते हैं, वीरा, हॉर्नेट, स्कॉर्पियन और प्रोफेसर कीन के चेहरे एक साथ बदल जाते हैं। इतने टाइम से लाइट हाउस के पास असली ट्रम्प कार्ड छुपा हुआ था। बस मुझे फर्क नहीं पड़ता चाहे आर्क हो, बेडरॉक हो या कोई और, मुझे सिर्फ रिजल्ट चाहिए। अगर एक भी सर्वर डैमेज हुआ, अगर मुझे मेरी चाही हुई चीज नहीं मिली, तो आज के बाद तुम में से कोई भी मेरी शॉप से चावल का एक दाना तक नहीं खरीद पाएगा। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स के चेहरे का रंग उड़ जाता है। मेरे वर्ड्स इतने सीधे और इतने रूथलेस थे। बेडरॉक कोऑपरेशन के लिए रेडी है। जैसे ही पहले फैक्शन ने हाँ बोली, बाकी 3 भी तुरंत मान गए। रूइंस के 4 सबसे पावरफुल फैक्शंस पहली बार एक अलायंस बनाते हैं। लगभग 100 अवेकेंड और कई 100 एलीट सोल्जर्स मिलकर एक खौफनाक फोर्स तैयार कर देते हैं। मैं ओवन की तरफ इशारा करता हूँ। ये तुम्हारे साथ जाएगा और इसे एक बाल भी नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। निश्चिंत रहिए बॉस माइलो, हम मिस्टर ओवन को बिल्कुल सेफ वापस लाएंगे। लेकिन इस ऑपरेशन में एक और रिस्क है। वॉरेक्स, उनका थर्ड बॉस यही मारा था। रैग्नार छोटी सी बात कभी बदला लेता है। वो ये बात कभी नहीं भूलेगा। शायद वॉरेक्स स्ट्रेंथ में इन सब का मुकाबला ना कर सके, लेकिन अगर उन्होंने सैबोटाज कर दिया तो हजारों ज़ॉम्बीज के बीच चल रही बैटल में छोटी सी डिस्टर्बेंस भी सबको मरवा सकती है। सबकी नजर एक साथ मेरी तरफ
मुड़ जाती है। वोरैक्स का एक कैप्चर्ड ग्रंट 10 केसेस कैन बीफ, एक स्क्वाड लीडर 100 केसेस और उनका बॉस रैग्नार उसके सर के बदले में 1000 केसेस कैन बीफ दूंगा। चाहे तुम हो या रुइंस का कोई भी ड्रिफ्टर, जो भी उसका सर लेकर आएगा कैंड गुड्स उसके होंगे। चारों फैक्शंस एक साथ गहरी सांस लेते हैं। वीरा जिस रिस्क की बात कर रही थी वो इस आदमी के सामने कोई रिस्क ही नहीं रहा। पूरा स्क्वायर मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। अब किसी रिप्रेजेंटेटिव की हिम्मत नहीं होती कि दिल में कोई छुपा हुआ एजेंडा रखे। आज वोरैक्स है, कल उनमें से कोई भी हो सकता है। एक बार बाउंटी अनाउंस हो गई तो नेगोशिएशन की कोई जगह नहीं बची। वीरा, हॉर्नेट, स्कॉर्पियन और प्रोफेसर कीन, वो 4 लोग जिनके हर कदम से पूरे रुइंस हिल जाते हैं, एक सेकंड भी वेस्ट नहीं करते। सब लाइटनिंग स्पीड से मिशन असाइनमेंट्स फाइनलाइज करते हैं, फिर अपनी टीम्स लेकर तुरंत निकल जाते हैं। जाने से पहले वीरा ओवेन के पास आती है। मिस्टर ओवेन, प्लीज हमारे साथ चलिए, रास्ते में हमें टेक पार्क के बारे में और डिटेल्स चाहिए होंगी। ओवेन इंस्टिंक्टिवली मेरी शॉप की तरफ मुड़कर देखता है। सिर्फ मेरे एक हल्का सा सर हिलाने के बाद ही वो आर्क की व्हीकल में बैठता है। मैं शॉप का डोर बंद कर देता हूँ, लेकिन अभी दूसरी दुनिया में वापस जाने की जल्दी नहीं करता। सिर्फ एक थॉट से आज की सारी ट्रेड्स में मेरे क्रिस्टल कोर्स मेरे सामने आ जाते हैं। मैं बिना एक सेकंड सोचे एक मुट्ठी भर क्रिस्टल कोर्स उठाता हूँ और सीधा मुंह में डाल लेता हूँ। वही पुराना जलता हुआ दर्द दोबारा पूरे शरीर में फैल जाता है। जब एनर्जी की आखिरी बूंद भी अब्सॉर्ब हो जाती है, मैं अचानक आंखें खोल देता हूँ। अवेकन, माइलो, एबिलिटी 1 डिमेंशनल वॉल्ट, करंट कैपेसिटी 3000 क्यूबिक मीटर्स, एबिलिटी 2 टेलीकिनेसिस। अब 200 केजीज तक के ऑब्जेक्ट्स को डिस्टेंस से कंट्रोल कर सकता है, साथ ही उन्हें रीशेप और एक्सेलरेट भी कर सकता है। ये अब सिर्फ ऑब्जेक्ट्स को उठाने की पावर नहीं रही। मेरी नजर कॉर्नर में रखे मेटल शेल्फ पर पड़ती है। इस बार ना मैं मुट्ठी बंद करता हूँ ना हाथ उठाता हूँ, सिर्फ एक नजर। अगले ही पल पूरा शेल्फ दबकर अल्ट्रा डेंस मेटल ब्लॉक बन जाता है। डिमेंशनल शिफ्ट में सिर्फ 12 मिनट बचे हैं। वापस जाने का टाइम आ गया। थॉर मार्क 7 बैटरी ने मेरे दिल में एक नहीं पूरा जंगल भर एम्बिशंस उगा दिए हैं। अब मैं सिर्फ एक सिंपल मिडिलमैन रीसेलर बनकर नहीं रहना चाहता। मैं इस सेफ मॉडर्न वर्ल्ड में अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा। मेरे पास पड़े हंड्रेड्स ऑफ किलोग्राम्स गोल्ड को जल्दी से लिक्विड कैपिटल में बदलना होगा, लेकिन इतना सारा गोल्ड लीगल चैनल से बेचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। मेरे दिमाग में एक नाम उभरता है, ब्रूनो। वो लोन शार्क गुंडा जरूर इस सिटी के अंडरग्राउंड नेटवर्क से कनेक्टेड होगा। फिलहाल उससे ब्रिज की तरह यूज करना सबसे एफिशिएंट और सेफेस्ट ऑप्शन है। जैसे ही फंड्स मेरे अकाउंट में आ जाएंगे, मैं पागलों की तरह सप्लाईज खरीदूंगा। शॉप के 3000 क्यूबिक मीटर डिमेंशनल वॉल्ट का हर इंच भर दूंगा। फिर एक टेक कंपनी रजिस्टर करके स्काई रीच टेक पार्क से आने वाले टेक्निकल डेटा को रिसीव करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क तैयार करूंगा। मेरी सोच अब रेजर की तरह शार्प हो चुकी है। हर स्टेप मुझे उस एक बड़े गोल की तरफ ले जा रहा है। डायमेंशनल शिफ्ट रेडी हो चुका है। सिर्फ एक थॉट के साथ वही फेमिलियर वेटलेसनेस मुझे दोबारा घेर लेती है। डायमेंशनल शिफ्ट कंप्लीट। करंट वर्ल्ड अर्थ। नेक्स्ट शिफ्ट कूल डाउन 11 आवर्स। विंडो के बाहर नियॉन लाइट से चमकता हुआ शहर और तेज भागती ट्रैफिक दिख रही है। सिर्फ कुछ सेकंड्स पहले वाले वेस्ट लाइन के मुकाबले में ये दोनों बिल्कुल अलग यूनिवर्सेस लगते हैं। ये जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट मेरे इरादे को और भी मजबूत कर देता है। मुझे इस पावर को हर हाल में अपने पास रखना है। अर्थ पर वापस आकर मैं तुरंत शॉप से बाहर नहीं निकलता। मैं सीधा बेड पर लेट जाता हूँ। मेरी मेंटल पावर इतनी बढ़ चुकी है कि अब मुझे पहले से बहुत कम नींद की जरूरत पड़ती है, लेकिन कुछ घंटों का रेस्ट फिर भी बॉडी को पीक कंडीशन में वापस ले आता है। जब मेरी आंखें दोबारा खुलती हैं, तब सुबह के 11 बज चुके होते हैं। जल्दी से लंच करने के बाद मैं ब्रूनो का नंबर डायल करता हूँ। हेलो, कौन बोल रहा है? माइलो। माइलो, माइलो। बॉस, आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे पास कुछ माल है जो बेचना है। बॉस, अगर बुरा ना मानो तो पूछो किस टाइप का माल? थोड़ा सा रिस्क है लेकिन ज्यादा नहीं। पिछली बार वाली सीमेंट फैक्ट्री और अकेला आना। समझ गया, बिल्कुल समझ गया। मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। दोपहर के 3 बजे वही सीमेंट फैक्ट्री। बस इस बार सोफा पर बैठा हुआ मैं हूँ। ब्रूनो बिल्कुल टाइम पर पहुंचता है। मेरे सामने खड़े होते ही उसकी सांस तक संभल नहीं रही। बॉस, आप क्या बेचना चाहते हैं? मैं आराम से एक बर्लैप सैक में से एक गोल्ड बार निकालकर उसके सामने रख देता हूँ। ब्रूनो की आंखें हल्की सी फैल जाती हैं। 500 ग्राम का गोल्ड बार कीमती जरूर है, लेकिन कोई भी अच्छी गोल्ड शॉप इसे हैंडल कर लेगी। वो अभी यही सोच ही रहा होता है कि मैं बोरी का मुंह और खोल देता हूँ। अंदर सिर्फ गोल्ड बार्स ही गोल्ड बार्स भरे पड़े हैं। ब्रूनो वहीं जम जाता है। उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। ये एक गोल्ड बार नहीं, ये तो पूरा ढेर है। 20 गोल्ड बार्स, हर एक 500 ग्राम का। ब्रूनो का पूरा शरीर कांपने लगता है। 20 बार्स 500 ग्राम ईच, मतलब पूरे 10 किलो गोल्ड। क्या किसी ने गोल्ड वॉल्ट लूट लिया या आर्मर ट्रक हाईजैक कर दिया? उसे फोन पर मेरी बात याद आती है। थोड़ा सा रिस्क है, ज्यादा नहीं। थोड़ा सा? इस माल को हाथ लगाना ही सीधा गिलोटीन का एक्सप्रेस टिकट है। इतना बड़ा काम तो उसने सपने में भी नहीं सोचा था। बॉस, क्या आप मुझे मरवाना चाहते हैं? संभाल सकते हो या नहीं? ब्रूनो चुप हो जाता है। दिल से कहना चाहता है कि नहीं, कहना चाहता है कि वो इस लायक नहीं है, लेकिन मेरी आंखों में देखने की भी उसकी हिम्मत नहीं होती। उसके दिमाग में मैं अब किसी खौफनाक इंसान से कम नहीं हूँ। इतना सारा गोल्ड तक मूव नहीं कर सकते। खुद को लोन शार्क बोलते हो और इतना भी हैंडल नहीं होता। बॉस, इतना बड़ा माल मैं सच में हाथ नहीं लगा सकता। रिलैक्स, ये गोल्ड बिल्कुल क्लीन है। इस पर एक भी मार्क नहीं है। मुझे बस ये सब एक एक करके बेचने का मन नहीं है, समझे? बॉस, एक फोन कर सकता हूँ? कुछ लोगों से कंफर्म करना है। मैं बस हाथ हिला देता हूँ। ब्रूनो को लगता है जैसे उसे माफी मिल गई हो। वो फोन करने के लिए एक कदम भी दूर नहीं जाता।
स्पीकर ऑन करके कॉल लगाता है। हेलो ब्रूनो, क्या हुआ भाई? हमारे एरिया में रिसेंटली कोई बड़ा गोल्ड हाइस्ट हुआ है क्या? सामने वाला आदमी हैरान होकर बोलता है, कैसा हाइस्ट? आजकल हर गली में कैमरेज लगे हुए हैं, इतनी हिम्मत किसकी है? क्या तुझे कहीं से जैकपॉट मिल गया? गोल्ड खरीदना है क्या? ये जवाब सुनते ही ब्रूनो के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतर जाता है। वो कॉल कट करता है और मेरी तरफ बिल्कुल अलग नजरों से देखता है। बॉस, इतना गोल्ड मैं अकेला नहीं चला सकता, लेकिन मैं एक ऐसे इंसान को जानता हूँ जो कर सकता है। मैं फिर से हाथ हिला देता हूँ। ब्रूनो कांपते हाथों से दूसरा नंबर डायल करता है। हेलो सिल्विया, मैं ब्रूनो बोल रहा हूँ। मेरे पास एक बड़ा प्लेयर बैठा है, गोल्ड बेचना चाहता है, बहुत वॉल्यूम है। कितना? 10 किलो और इससे भी ज्यादा है। इस बार फोन के दूसरी तरफ पहले से भी लंबी खामोशी छा जाती है। आधा घंटा, वही पुरानी जगह, मैं खुद आकर इंस्पेक्शन करूंगी। 30 मिनट बाद हम एक प्राइवेट क्लब पहुंचते हैं। सिल्विया एक फिटेड सिल्क ड्रेस पहने बैठी होती है। वो हाथ से बैठने का इशारा करती है। मैं बिना किसी फॉर्मेलिटीज के सीधा जाकर उसके सामने बैठ जाता हूँ और बर्लैप सैक टेबल पर रख देता हूँ। सिल्विया बिल्कुल भी जल्दी नहीं दिखाती, वो आराम से चाय डालती रहती है। कप मेरे सामने रखने के बाद ही वो बोलती है, तो आप ही मिस्टर माइलो हैं? मिस्टर माइलो, क्या मैं माल देख सकती हूँ? मैं सर हिला देता हूँ। जैसे ही बैग खुलता है, उसके अंदर 10 गोल्ड बार्स चुपचाप रखे दिखाई देते हैं। सिल्विया का तरीका बिल्कुल प्रोफेशनल है। वो काफी देर तक उन्हें चेक करती रहती है और धीरे से बोलती है, 999 प्योरिटी, फुल वेट, स्टैंडर्ड गोल्ड बार्स। आखिर में वो मेरी तरफ देखकर पूछती है, मिस्टर माइलो, इतना बड़ा बैच ये आया कहाँ से? मैं आराम से चाय का एक सिप लेता हूँ। मिस्टर माइलो, बात ट्रस्ट की नहीं है, हमारे बिजनेस के अपने रूल्स होते हैं। 10 किलो कोई छोटी क्वांटिटी नहीं होती, मुझे सोर्स जानना होगा। वो मेरी आंखों में देखकर रिएक्शन पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन मैं कुछ नहीं बोलता। बस एक बार ब्रूनो की तरफ देखता हूँ। वो तुरंत सिग्नल समझ जाता है और रूम से बाहर निकल जाता है। फिर मैं बैग में से एक गोल्ड बार उठाता हूँ। सिल्विया की नजरों के सामने मैं उसे हल्की सी फोर्स लगाकर दबा देता हूँ। गोल्ड बार मेरे हाथ में मिट्टी की तरह मुड़ जाता है। इतनी स्ट्रेंथ वाला इंसान चोरी का गोल्ड बेचने की जरूरत ही नहीं रखता। सिल्विया गहरी सांस लेकर प्राइस बताती है, 700 रुपए पर ग्राम, 10 किलो का टोटल 70 लाख। मैं ना हाँ बोलता हूँ न मना करता हूँ। तुम मैक्सिमम कितना वॉल्यूम हैंडल कर सकती हो? सिल्विया के चेहरे पर पहली बार हल्का सा चेंज आता है। वो अपने पूरे नेटवर्क की कैपेसिटी दिमाग में कैलकुलेट कर रही थी। मिस्टर माइलो, अगर सारा गोल्ड इतना ही क्लीन हुआ तो मेरा नेटवर्क एक महीने में 50 किलो मूव कर सकता है, मतलब 3.5 करोड़ पर मंथ। बहुत कम है। मैं धीरे से एक उंगली उठाता हूँ। 100 किलो नहीं, 1 टन। इस बार सिल्विया का कंपोजर पूरी तरह टूट जाता है। मिस्टर माइलो, क्या आप मजाक कर रहे हैं? आज के मार्केट रेट पर 1 टन गोल्ड की वैल्यू लगभग 1 बिलियन के आसपास होती है। मेरा नेटवर्क इतना बड़ा वॉल्यूम एब्जॉर्ब ही नहीं कर सकता। ये इम्पॉसिबल है। कोई भी प्राइवेट चैनल एक महीने में 1 टन गोल्ड मूव नहीं कर सकता। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं रही, ये तो पूरे मॉडर्न फाइनेंशियल रेगुलेशन सिस्टम के खिलाफ जंग छेड़ने जैसा है। इतना बड़ा कैपिटल मूवमेंट ऊपर तक सबका ध्यान खींच लेगा। मैं ये सब पहले ही सोच चुका हूँ। तो अगर मुझे सारा गोल्ड कैश में कन्वर्ट ही ना करना हो तो मतलब एसेट स्वैप। मुझे एक इंडस्ट्रियल पार्क या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी चाहिए। मेरे इस जवाब ने सिल्विया को बिल्कुल हिला दिया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं गोल्ड लग्जरी लाइफ के लिए नहीं बल्कि असली इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए बेच रहा हूँ। एक ऐसा इंसान जो नंगे हाथों से गोल्ड बार मोड़ सकता है और हर महीने 1 टन गोल्ड निकाल सकता है, वो इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है। ये अब सिर्फ एक डील नहीं रही, ये इतने बड़े स्केल का कैपिटल ऑपरेशन था जिसका अंदाजा तक सिल्विया नहीं लगा सकती थी। मिस्टर माइलो, ये मेरी अथॉरिटी से बाहर की बात है। मुझे अपने बॉस को रिपोर्ट करना होगा। मैं बस एक बार फिर हाथ हिला देता हूँ। सिल्विया तुरंत फोन लगाती है। सर, सिल्विया बोल रही हूँ। यहाँ एक बहुत बड़ी डील है। प्रोडक्ट गोल्ड है, बहुत क्लीन है, वॉल्यूम। इतना बोलकर वो मेरी तरफ देखती है। मेरे पास फिलहाल 300 किलो रेडी है और क्लाइंट हर महीने 1 टन सप्लाई कर सकता है। उसके पास अभी भी 300 किलो अवेलेबल है। कॉल खत्म होते ही सिल्विया डील हैंडल करने वाली नहीं, सिर्फ एक मैसेंजर बनकर रह जाती है। मिस्टर माइलो, मेरे बॉस आपसे पर्सनली मिलना चाहते हैं, कल शाम 7 बजे इसी जगह। मैं सर हिलाकर गोल्ड की तरफ इशारा करता हूँ। पहले इसे मूव करो। गुड फेथ दिखाने के लिए हम इस बैच पर 800 रुपए पर ग्राम देंगे। सिर्फ 5 मिनट के अंदर मेरे अकाउंट में 80 लाख ट्रांसफर हो जाते हैं। डील कंप्लीट होते ही सिल्विया खुद मुझे बाहर तक छोड़ने आती है और तब तक वहीं खड़ी रहती है जब तक मेरी वैन नजरों से ओझल नहीं हो जाती। मेरे जाते ही ब्रूनो मुस्कुराता हुआ उसके पास आता है। सिल्विया, तो डील कैसी रही? वो मिस्टर, आज के बाद मिस्टर माइलो के बारे में एक भी सवाल मत पूछना। वो जो भी कहे बस वही करना। अगर कुछ गलत हो गया तो तुम्हें दुनिया में कोई नहीं बचा पाएगा। मैं सीधा शॉप वापस नहीं जाता। इस बार मेरी डेस्टिनेशन होलसेल सेंटर होती है। पिछली बार वाला सेल्स पर्सन मुझे देखते ही दौड़ कर आ जाता है। बॉस माइलो, आप वापस आ गए, इस बार क्या चाहिए? मैं उसे लिस्ट पकड़ा देता हूँ। इस लिस्ट में जो भी है हर आइटम पिछली बार से 10 गुना क्वांटिटी में चाहिए। मैनेजर लिस्ट देखता है और उसके हाथ कांपने लगते हैं। बिल्कुल सर, सब अरेंज हो जाएगा। मैं 20 लाख के गुड्स का पेमेंट करता हूँ और बार बार ट्रिप लगाकर डायमेंशनल वॉल्ट का आधे से भी ज्यादा हिस्सा भर देता हूँ। लेकिन अभी एक और भी इम्पोर्टेंट काम बाकी है। उस टूट चुकी दुनिया में एंटीबायोटिक्स का एक छोटा सा बॉक्स भी गोल्ड से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। मैं वैन लेकर सिटी के फार्मास्यूटिकल होलसेल डिस्ट्रिक्ट पहुंचता हूँ। बड़े फ्लैशी स्टोर्स को इग्नोर करके सीधा एक छोटी सी गली में छुपी शॉप में घुस जाता हूँ। अंदर बैठा मिडिल एज्ड आदमी मुझे देखकर पूछता है, प्रेस्क्रिप्शन या हॉस्पिटल परचेसिंग लाइसेंस? दोनों में से कुछ भी नहीं। तो फिर मैं नहीं बेच सकता। मैं चुपचाप अपना फोन निकालता हूँ और बैंक बैलेंस उसके सामने खोल देता हूँ। स्क्रीन पर दिखते लंबी लाइन में जीरोस देखकर उसकी आंखें फैल जाती हैं। एमॉक्सिसिलिन, टॉर्निकेट्स, गॉज, आयोडीन, सलाइन सोल्यूशन, जो कुछ भी स्टॉक में है सब चाहिए। आदमी की सांसें तक रुक जाती हैं। इतनी सारी मेडिकल सप्लाईज का क्या करोगे?
करोगे? तुम्हें सिर्फ एक सवाल का जवाब देना है, बेचोगे या नहीं? वो धीरे से आवाज नीचे करता है और गहरी सांस लेता है। वेयर हाउस पीछे है, मेरे साथ आओ। आधे घंटे बाद मेरी वैन मेडिकल सप्लाई के क्रेट से ठसाठस भर चुकी होती है। 10 लाख से भी ज्यादा पेमेंट हो चुका था। अगला स्टॉप हार्डवेयर डिस्ट्रिक्ट। डीजल जनरेटर्स, ये वाला मॉडल मुझे 20 यूनिट्स चाहिए। सोलर पावर बैंक्स और मैचिंग स्टोरेज बैटरीज, जो भी है सब दे दो। रेंचेस, प्लायर्स, वेल्डिंग मशीन्स। हाँ, बॉक्सेस मत खोलना, पूरा क्रेट ही लोड कर दो। आखिरी स्टॉप फ्यूल। ऑफिशियल चैनल से इतना फ्यूल खरीदना पॉसिबल नहीं था, लेकिन ब्रूनो ने मुझे एक एड्रेस दिया था, सिटी के आउटस्कर्ट्स में छुपा हुआ एक प्राइवेट फ्यूल डिपो। जैसे ही ओनर को पता चलता है कि मुझे हंड्रेड्स ऑफ बैरल्स गैसोलीन और डीजल चाहिए, वो तो खुशी में मुझे गोद लेने को तैयार हो जाता है। आज जो करोड़ों में खर्च कर रहा हूँ, वही दूसरी दुनिया में 1000 गुना बनकर लौटेंगे। डायमेंशनल शिफ्ट में अभी भी आधा घंटा कूल डाउन बाकी है, लेकिन मैं डिसाइड करता हूँ कि अभी शिफ्ट में ही करूंगा। अगर अब गया तो वहाँ रात होगी। मैं टाइमिंग एडजस्ट करना चाहता हूँ, दिन की रोशनी में पहुंचना ज्यादा बेहतर रहेगा। अगली सुबह मैं ठीक 6 बजे आंखें खोलता हूँ। वही फेमिलियर वेटलेसनेस तुरंत मुझे घेर लेती है। डायमेंशनल शिफ्ट कंप्लीट, करंट वर्ल्ड एपोकलिप्स, नेक्स्ट शिफ्ट कूल डाउन 10 आवर्स। जैसे ही मैं शॉप का डोर खोलता हूँ, लोन सर्वाइवर्स का एक ग्रुप दौड़ कर आ जाता है। बॉस, मेरे पास बैटरी है। उसके हाथ में एक थॉर मार्क 7 बैटरी होती है। अगले ही सेकंड बैटरी गायब हो जाती है और उसकी जगह ब्रेड और बॉटल्ड वाटर आ जाते हैं। अगले 1 घंटे तक सर्वाइवर्स बिना रुके आते रहते हैं। फिर ठीक 7 बजे रूइड्स में इंजन्स की हल्की गरज गूंजती है। चारों फैक्शंस आ चुके हैं। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी व्हीकल से बाहर उतरते हैं। बॉस माइलो, हम रेडी हैं। सारा टेक्निकल स्टाफ और इक्विपमेंट पोजीशन में है। हाइव के स्काउट्स पहले ही रूट क्लियर करने निकल चुके हैं। डॉक्टर क्लेमेंट ने सर्वर की एग्जैक्ट लोकेशन कंफर्म कर दी है। हम कभी भी मूव कर सकते हैं। क्या तुम में से किसी ने ब्रेकफास्ट किया है? मेरे इस अचानक सवाल से स्कॉर्पियन और बाकी सब एकदम हैरान रह जाते हैं। वो जवाब भी नहीं दे पाते कि मैं एक बार हाथ घुमाता हूँ। अचानक इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग राइस मील्स और कैंड गुड्स के बड़े बड़े ढेर उनके सामने सप्लाई माउंटेन की तरह लग जाते हैं। चारों रिप्रेजेंटेटिव्स अपने आप थूक निगल लेते हैं। उनके लिए भी पेट भरकर खाना कोई आसान बात नहीं थी। पेट भरकर खाना तो दूर की बात, अच्छा खाना खाना उनके लिए सिर्फ एक सपना था। अब खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बॉस वीलो ट्रीट दे रहे हैं, चलो शुरू हो जाओ। स्कॉर्पियन की जोर की आवाज जैसे ही गूंजती है, अगले ही पल सब लोग डिसिप्लिन के साथ लाइन में लग जाते हैं। सोल्जर्स की आंखें वहीं पर लाल हो जाती हैं। वो टूट पड़ते हैं खाने पर। अगर मिशन से पहले ही इतना जबरदस्त ब्रेकफास्ट मिल रहा है, तो अगर मिशन सक्सेसफुल हो गया तो रिवॉर्ड क्या होगा? क्या हर मील में मीट मिलेगा? जब सब लोग वेस्टलैंड का शायद सबसे लग्जूरियस ब्रेकफास्ट एंजॉय कर रहे होते हैं, तब मैं एक और मूव करता हूँ। जमीन पर और बड़े बड़े कार्टन्स गिरते हैं। इस बार उनमें फूड नहीं था, सिगरेट्स थी। वेस्टलैंड में क्रिस्टल कोर्स के बाद सिगरेट्स ही दूसरी सबसे बड़ी करेंसी थी। सब में बांट दो। रेगुलर सोल्जर्स को 2-2 पैक्स और अवेकेंड फाइटर्स को पूरा 1 कार्टन। ये सिर्फ सप्लाईज नहीं थी, ये उनके लिए एक स्पिरिचुअल लग्जरी थी। सिर्फ इस एक मूव ने किसी भी प्री बैटल स्पीच से ज्यादा असर कर दिया। इसने सिर्फ उनका पेट ही नहीं भरा, बल्कि उनके तनाव से भरे दिमाग को भी सुकून दे दिया। जब सबको लगा कि बस इतना ही था, तब मैं दोबारा हाथ उठाता हूँ। इस बार कई ब्लैक केसेस जमीन पर आकर गिरते हैं, जिन पर टेक्निकल मार्किंग्स बनी हुई हैं। प्रोफेसर कीन तुरंत दौड़कर एक केस खोलता है। अंदर रिकॉनेसेंस ड्रोन्स रखे होते हैं। बाकी केसेस में मैचिंग टैक्टिकल रेडियोज होते हैं, इंटरफेरेंस रेजिस्टेंट, अल्ट्रा लॉन्ग बैटरी लाइफ और थर्मल इमेजिंग के साथ। इनके होते हुए 90% डेंजर तो पास आने से पहले ही डिटेक्ट हो जाएगा। स्कॉर्पियन, वीरा और हॉर्नेट भी तुरंत आसपास आ जाते हैं। सबकी सांसें तेज हो जाती हैं। पहले रिकॉनेसेंस के लिए उन्हें अपने स्काउट्स की जान दांव पर लगानी पड़ती थी। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ जोर जोर से चिल्लाना होता था। ये तो पूरा गेम चेंजर था। सबका पेट भर चुका है। हर फाइटर का मोराल अपनी हाईएस्ट की पर है। मूव आउट। इंजन्स की गरज एक स्टील की बाड़ बनकर जमीन तक हिला देती है। रोविंस के चारों फैक्शंस का कॉन्वॉय स्काई रीच टेक पार्क की तरफ रवाना हो जाता है। सबसे आगे बेड रॉक के हेवी ट्रक्स चल रहे हैं। उनके रीइंफोर्स्ड रैम्प्स रास्ते में पड़ी अबैंडन्ड व्हीकल्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं। बीच में आर्क का कॉन्वॉय है। वीरा ड्रोन के थ्रू आसपास का एरिया मॉनिटर करते हुए हर यूनिट को कामली राउट असाइन कर रही है। दोनों फ्लैंक्स पर हॉर्नेट की लीड में हाइव के मोटरसाइकिल्स पेट्रोल कर रहे हैं। सबसे पीछे लाइट हाउस के ट्रांसपोर्ट ट्रक्स चल रहे हैं, जो प्रोफेसर कीन, टेक टीम और डॉक्टर क्लेमेंट की सिक्योरिटी कर रहे हैं। तभी रेडियो में हाइव स्काउट की आवाज क्रैकल करती है। आगे 500 मीटर पर ज़ॉम्बीज का छोटा ग्रुप है, लगभग 30। कोई स्पेशल वेरिएंट नहीं। वीरा तुरंत ऑर्डर देती है, आर्क स्क्वाड 2 उन्हें क्लियर करो। ऑर्डर खत्म होते ही कई ऑफ रोड व्हीकल्स कॉन्वॉय से अलग हो जाते हैं। उनके रूफ माउंटेड मशीन गन्स गरजने लगते हैं। कुछ ही सेकंड्स में गोलियों की बारिश पूरे ज़ॉम्बी ग्रुप को छलनी कर रख देती है। पूरा ऑपरेशन इतना स्मूथ होता है कि 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं होता। उधर शॉप के अंदर मैं अपनी फोल्डिंग कॉट से टेक लगाकर सामने रखे मॉनिटर को देख रहा हूँ। स्क्रीन पर ड्रोन्स का क्रिस्टल क्लियर लाइव फीड चल रहा है। स्टील कॉन्वॉय स्काई रीच टेक पार्क से लगभग 1 किलोमीटर पहले रुक जाता है। टेक पार्क देखने में किसी छोटे शहर से कम नहीं लगता। चारों तरफ 5 मीटर ऊंची एलॉय वॉल्स बनी हुई हैं और हर 100 मीटर पर एक वॉच टावर खड़ा है, जिसके ऊपर रेड लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। कॉम्बैट यूनिट्स तुरंत अलग अलग पोजीशंस लेकर डिफेंसिव फॉर्मेशन बना लेती हैं। स्कॉर्पियन, वीरा, हॉर्नेट और प्रोफेसर कीन एक जगह जमा होते हैं। चारों के चेहरे बहुत सीरियस हैं और सब मॉनिटर की तरफ देख रहे हैं। वीरा गेट के स्ट्रक्चर को जूम करके बोलती है, मेन गेट सिस्टम पूरी तरह लॉकडाउन है। इसे खोलने के लिए हाई यील्ड एक्सप्लोजिव्स चाहिए होंगे। स्कॉर्पियन की आंखों में तेज चमक उभर आती है। परफेक्ट, एक ही बार
बार में अंदर के सारे ज़ॉम्बीज को बाहर खींच लेंगे और सबको यहीं खत्म कर देंगे। फिर रूम टू रूम उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब उसकी बात से सहमत होते हैं। वीरा तुरंत प्लान बनाना शुरू करती है। गेट को सेंटर मानकर फैन शेप्ड डिफेंसिव पेरीमीटर बनाओ। गेट टूटने के बाद जो भी ज़ॉम्बी बाहर निकलेगा उसे वहीं पे खत्म कर देंगे। डेमोलेशन लाइट हाउस संभालेगा, पेरीमीटर वॉच और रूट क्लियरिंग हाइव करेगा, फ्रंट लाइन बेडरॉक होल्ड करेगा। एग्जीक्यूट। जैसे ही उसका ऑर्डर खत्म होता है, चारों फैक्शंस तुरंत एक्शन में आ जाते हैं। पूरी जॉइंट फोर्स एक प्रिसीजन वॉर मशीन की तरह काम करने लगती है। बेडरॉक के फाइटर्स मेन गेट के बिल्कुल सामने पहली डिफेंसिव लाइन खड़ी करते हैं और हैवी मशीन गन सीधा गेट की तरफ सेट कर देते हैं। आर्क के लोग लाइटनिंग स्पीड से डायरेक्शनल माइंस लगाना शुरू कर देते हैं। कई अर्थ टाइप अवेकेंड अपनी पाम जमीन पर रख देते हैं। अगले ही पल धरती जोर से गरजने लगती है, मजबूत जमीन हिलने लगती है और एक के बाद एक गहरी ट्रेंचेस खुद ब खुद फटकर बाहर आ जाती है, जो मिलकर एक डेडली किल जोन बना देती हैं। कुछ ही देर में एक सिंपल लेकिन बहुत खतरनाक डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन तैयार हो जाता है। डेमोलिशन एक्सपर्ट्स एलॉय गेट पर हाई यील्ड एक्सप्लोजिव्स चिपकाते हैं और तुरंत पीछे हट जाते हैं। कुछ सेकंड्स बाद कान फाड़ देने वाला ब्लास्ट पूरे एरिया में गूंज उठता है। एक ही धमाके में गेट का बड़ा हिस्सा उड़कर खुल जाता है। पूरा बैटलफील्ड कुछ सेकंड्स के लिए मौत जैसी खामोशी में डूब जाता है। फिर अचानक ब्रीच के अंदर से अनेकों ज़ॉम्बीज की चीखें गूंजने लगती हैं। ज़ॉम्बीज का एक घना समुंदर गेट के छेद से बाहर निकलकर सीधा डिफेंसिव लाइन की तरफ टूट पड़ता है। फायर। वीरा के ऑर्डर देते ही हैवी मशीन गन्स आग उगलना शुरू कर देती हैं। पीछे खड़े राइफलमैन भी कॉन्सेंट्रेटेड वॉलीज चला देते हैं। बुलेट्स की दीवार ज़ॉम्बी होड को चीर देती है, लेकिन उनकी तादाद इतनी ज्यादा है कि वो रुकने का नाम ही नहीं लेते। गिरे हुए ज़ॉम्बीज की बॉडीज को ही कवर बनाकर नए ज़ॉम्बीज आगे बढ़ते रहते हैं। पलक झपकते ही वो फॉरवर्ड पेरीमीटर तक पहुंच जाते हैं। सिर्फ 10 सेकंड्स के अंदर ट्रेंचेस लाशों से भर जाती हैं और नए ज़ॉम्बीज उन्हीं लाशों पर पैर रखकर आगे दौड़ते रहते हैं। उसी वक्त डायरेक्शनल माइंस एक साथ ब्लास्ट हो जाती हैं। एक ही धमाके में ज़ॉम्बीज का बड़ा हिस्सा उड़ जाता है, लेकिन अगले ही पल पीछे से आने वाली नई काली लहर उस खाली जगह को दोबारा भर देती है। स्कॉर्पियन जोर से गरजता है, लाइन होल्ड करो। वो खुद लाइट मशीन गन उठाकर ज़ॉम्बीज पर बुलेट्स बरसाने लगता है। उसके पीछे बेडरॉक के सोल्जर्स अपनी पूरी जान लगाकर फ्रंट लाइन संभाले हुए हैं। शॉप के अंदर मॉनिटर पर मैं हर तरफ उड़ता हुआ खून और तबाही देख रहा हूँ। सब कुछ कंट्रोल में है। मेरे चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आता। मैं बस हाथ उठाकर ड्रोन को पूरे टेक पार्क के ऊपर ले जाता हूँ। अंदर ज़ॉम्बी डेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही थी। तभी कॉर्नर से नाइटिंगेल नजर आती है। उसके पीछे एक ग्रुप अवेकेंड खड़ा है। सबकी नजर मेरी शॉप की शेल्फ्स पर टिकी हुई है। उनकी आंखों में खुली हुई ग्रीड और लॉन्गिंग साफ दिख रही है, लेकिन नाइटिंगेल बिल्कुल काम रहती है। वो सीधा मेरी आंखों में देखकर बोलती है, सुना है तुम स्काईरीच टेक पार्क पर ऑपरेशन चला रहे हो। मैं और मेरे लोग भी हेल्प कर सकते हैं। मेरी नजर उसके पूरे ग्रुप पर घूमती है। मेरे होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। हेल्प? वेरा और स्कॉर्पियन सब संभाल रहे हैं। ये सुनते ही नाइटिंगेल का एक्सप्रेशन हल्का सा बदल जाता है। वो गहरी सांस लेकर कहती है, जो काम वो कर सकते हैं हम उससे भी बेहतर कर सकते हैं। अब उसने मेरी इंटरेस्ट जगा दी थी। मैं सामने रखे मॉनिटर की तरफ इशारा करता हूँ। वहाँ जो ब्रीच दिख रहा है उसमें से जो भी ज़ॉम्बी बाहर निकलेगा वो सब तुम्हारे होंगे। एडवांस पेमेंट के तौर पर तुम में से हर एक वेरा से एक कैन बीफ ले सकता है। अब मुझे दिखाओ कि तुम लोग सच में इस टेबल पर बैठने के लायक हो या नहीं। ये सुनते ही बाकी अवेकेंड शर्म और गुस्से से लाल हो जाते हैं। सिर्फ एक कैन बीफ के लिए हम जान दे दें? क्या तुम हमें भिखारी समझते हो? हर तरफ से गुस्से भरी आवाजें उठने लगती हैं, लेकिन नाइटिंगेल उनकी एक भी बात नहीं सुनती। वो सिर्फ मेरी तरफ देखते हुए बोलती है, सब चुप हो जाओ। अगर जाना है तो अभी निकल जाओ और अगर रुकना है तो मेरे साथ चलो, अपना कैन बीफ लो और काम शुरू करो। इतना कहकर वो सीधा टेक पार्क की तरफ चल पड़ती है। बाकी अवेकेंड एक दूसरे का चेहरा देखते रह जाते हैं। कुछ पल बाद स्कार दांत भींचकर उसके पीछे चल पड़ता है। उसे देखकर बाकी लोग भी एक एक करके लाइन में लग जाते हैं। शॉप के अंदर खड़ा मैं ये सब चुपचाप देख रहा हूँ। मेरे होंठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान उभर आती है। मुझे सिर्फ पैसे के लिए लड़ने वाले मर्सनरीज नहीं चाहिए। मुझे एक ऐसी फोर्स चाहिए जो सिर्फ मेरी लॉयल हो। कुछ ही देर बाद नाइटिंगेल अपने 1 दर्जन से ज्यादा अवेकेंड के साथ फ्रंट लाइन पर पहुंच जाती है। वेरा उन्हें देखकर हल्की सी भौं चढ़ाती है। नाइटिंगेल बिना टाइम वेस्ट किए बोलती है, बॉस मीलो का ऑर्डर है, अब से ये ब्रीच हमारा है। वेरा कोई सवाल नहीं पूछती। वो बस कैंड बीफ का एक क्रेट खोलकर सब में बांट देती है। नाइटिंगेल और उसके सारे लोग बिना कोई एक्सप्रेशन दिखाए कैंड बीफ के कैंस ले लेते हैं। फिर 1 सेकंड भी वेस्ट किए बिना सीधा ज़ॉम्बी होड की तरफ चल पड़ते हैं। वेरा ये सब देखकर कुछ देर के लिए सोच में पड़ जाती है। उसे समझ नहीं आता कि मैंने इतने बिखरे हुए लोन अवेकेंड को बैटल में क्यों भेजा, लेकिन वो अपनी शक को दबा देती है और तुरंत नया ऑर्डर देती है, सारी यूनिट्स एमिनिशन बचाओ, फायर को दोनों फ्लैंक्स पर शिफ्ट करो। अगले ही पल गन फायर का प्रेशर कम हो जाता है। फ्रंट लाइन के बीच एक खतरनाक गैप खुल जाता है। अनगिनत ज़ॉम्बीज उस ओपनिंग की तरफ टूट पड़ते हैं। स्कार ये देखकर जानवर जैसी दहाड़ मारता है। उसका शरीर बदलकर 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक हल्किंग बीस्ट बन जाता है। वो सीधा ज़ॉम्बी होड के अंदर घुस जाता है और सिर्फ एक टक्कर में 1 दर्जन से ज्यादा ज़ॉम्बीज हवा में उड़ा देता है। बाकी अवेकेंड भी तुरंत उसके साथ बैटल में कूद पड़ते हैं। हर तरह की अवेकेंड एबिलिटीज बैटलफील्ड पर फटने लगती हैं, लेकिन प्रॉब्लम बहुत जल्दी सामने आ जाती है। हर अवेकेंड अपनी मर्जी से अकेला लड़ रहा है, जीरो कोऑर्डिनेशन। उनके अटैक्स बहुत पावरफुल और ब्रूटल हैं, लेकिन डिफेंस पूरी तरह होल्स से भरा हुआ है। ज़ॉम्बीज बार बार उन गैप्स से निकलकर पीछे घुस जाते हैं और सोल्जर्स
लीडर्स को उन्हें अलग से खत्म करना पड़ता है। नाइटिंगेल पूरे वक्त सबसे पीछे खड़ी ठंडी नजरों से ये सब देख रही होती है। धीरे धीरे उनकी फॉर्मेशन टूटने लगती है, तब जाकर वो मूव करती है। वो धीरे से अपना दाया हाथ उठाती है, उसकी पाम पर एक दूसरी दुनिया जैसा फ्लेम लोटस खामोशी से खिल उठता है, जो सिर्फ देखने से ही रीढ़ की हड्डी में ठंड दौड़ा दे। पीछे हटो। सारे अवेकेंड बिना एक सेकंड गवाए जल्दी से पीछे हट जाते हैं। अगले ही पल नाइटिंगेल एक कदम आगे बढ़कर अपनी पाम से उस फ्लेम लोटस को हल्की सी पुश देती है। लोटस हवा में तैरता हुआ ज़ॉम्बी होड के बीच पहुंचता है। जैसे ही वो जमीन को टच करता है, एक भयानक फायर स्टॉर्म फट पड़ता है, जो कई दर्जन मीटर के एरिया को पूरी तरह निगल लेता है। सिर्फ कुछ सेकंड्स में 100 से भी ज्यादा ज़ॉम्बीज जलकर राख बन जाते हैं। कुछ देर बाद आग धीरे धीरे बुझ जाती है। बैटलफील्ड पर खड़े सब लोग वहीं जम जाते हैं। हर किसी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। मैं मॉनिटर देखते हुए हल्की सी मुस्कुराहट देता हूँ। नाइटिंगेल इंटरेस्टिंग है, काफी स्ट्रांग है और उसका दिमाग भी बिल्कुल क्लियर है। बाकी लोग सिर्फ एक बिखरी हुई भीड़। मैं ये सब सोच ही रहा होता हूँ कि मेरी नजर ब्रीच पर पड़ती है। अब वहाँ से निकलने वाले ज़ॉम्बीज की भीड़ बहुत कम हो चुकी थी। अंदर का एरिया लगभग साफ हो चुका था। वेरा और बाकी लीडर्स भी ये बात नोटिस कर लेते हैं। पूरे बैटलफील्ड का मोराल एकदम ऊपर चला जाता है। कुछ और राउंड्स कॉन्सेंट्रेटेड फायर के बाद ज़ॉम्बी टाइड पूरी तरह खत्म हो जाती है। वेरा की आवाज पूरी फ्रंट लाइन में गूंजती है। सारी यूनिट्स एडवांस करो, कॉम्बैट फॉर्मेशन मेंटेन रखो, टेक पार्क के अंदर घुसो और सेंट्रल प्लाजा सिक्योर करो। इंजन्स दोबारा गरजने लगते हैं। स्टील का कॉन्वॉय सीधा स्काई रीच टेक पार्क के अंदर घुस जाता है। अंदर 100 से भी ज्यादा रोड्स हर डायरेक्शन में फैली हुई हैं। चारों तरफ हाईटेक बिल्डिंग्स आसमान छू रही हैं। कुछ ही देर बाद प्रोफेसर कीन सक्सेसफुली पार्क के लोकल नेटवर्क से कनेक्ट हो जाता है। वो हवा में एक 3D मैप प्रोजेक्ट करता है। वेरा तुरंत उस मैप को 4 जोन्स में डिवाइड कर देती है। सब अलग अलग हो जाओ, सिर्फ इसी तरह मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलेगी। बेडरॉक ईस्ट जोन क्लियर करेगा, ओवेन उनके साथ जाएगा और प्रोडक्शन लाइन की कंडीशन चेक करेगा। हाइव आउटर पेरीमीटर और रूफटॉप्स क्लियर करेगा। आर्क वेस्ट जोन के एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग और डेटा सेंटर को सिक्योर करेगा। लाइट हाउस प्रोफेसर कीन और डॉक्टर क्लेमेंट को एस्कॉर्ट करके रिसर्च बिल्डिंग में लेके जाएगा, जहां मेन सर्वर रखा है। ऑर्डर मिलते ही जॉइंट फोर्स तुरंत 4 टीम्स में बंटकर अपने अपने टारगेट्स की तरफ निकल पड़ती है। सिर्फ नाइटिंगेल का ग्रुप वहीं अकेला खड़ा रह जाता है। सबके चेहरों पर अजीब सा एक्सप्रेशन था। वो बस बेबस होकर देखते रहते हैं कि कैसे बाकी 4 फैक्शंस अपने मिशंस पर निकल गए। उसी वक्त वेरा वापस उनके पास आती है। बॉस मिलो का मैसेज है। वो चाहते हैं कि तुम्हारा ग्रुप नॉर्थ साइड के 6 डॉर्मेट्री बिल्डिंग्स क्लियर करे। कोई प्रॉब्लम? नाइटिंगेल बस हल्की सी सर हिला देती है, फिर बिना कुछ कहे डॉर्मेट्री डिस्ट्रिक्ट की तरफ चल पड़ती है और उसके सारे लोग चुपचाप उसके पीछे हो लेते हैं। इसी बीच लाइट हाउस की टीम रिसर्च बिल्डिंग तक पहुंच जाती है। प्रोफेसर कीन तुरंत सोल्जर्स को कॉरिडोर्स क्लियर करने का ऑर्डर देता है। फिर डॉक्टर क्लेमेंट के साथ एलिवेटर में बैठकर सीधा सब लेवल 3 की तरफ उतर जाता है। कुछ ही पल बाद एलिवेटर के डोर्स खामोशी से खुल जाते हैं। सब लेवल 3 के कॉरिडोर के एंड पर एक भारी ब्लास्ट डोर खड़ा होता है। डॉक्टर क्लेमेंट उसे देखते ही आगे बढ़ता है और कंट्रोल पैनल पर तेज रफ्तार से एक कोड एंटर करता है। अगले ही पल कॉरिडोर में एक हल्की सी क्लिक गुंजती है। बड़े मैकेनिकल लॉक्स धीरे धीरे घूमने लगते हैं। ब्लास्ट डोर आहिस्ता से खुलता है और अंदर से ठंडी हवा का तेज झोंका बाहर निकलता है। अंदर का नजारा देखते ही सब एक पल के लिए रुक जाते हैं। अंधेरे में परफेक्टली अलाइंड ब्लैक सर्वर रैक्स की लंबी लंबी रोज खड़ी हैं। हर तरफ काउंटलेस इंडिकेटर लाइट्स ब्लिंक कर रही हैं। टीम तुरंत अंदर घुस जाती है और सर्चिंग शुरू कर देती है। सिर्फ कुछ ही मोमेंट्स बाद डॉक्टर क्लेमेंट एक्साइटमेंट से चिल्लाता है, मिल गया। प्रोफेसर कीन तुरंत उसकी तरफ दौड़ता है। कई टेक्नीशियंस एक साथ अलग अलग सर्वर पोर्ट्स में स्टोरेज डिवाइसेस कनेक्ट कर देते हैं और डेटा ट्रांसफर स्टार्ट हो जाता है। स्क्रीन पर ग्रीन प्रोग्रेस बार धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है। प्रोफेसर कीन रेडियो उठाकर बोलता है, बॉस माइलो, लाइट हाउस टारगेट लोकेशन तक पहुंच चुका है। डेटा ट्रांसफर कंप्लीट होने में लगभग 40 मिनट लगेंगे। उधर ईस्ट जोन के मैसिव प्रोडक्शन हॉल में कॉम्बैट स्क्वाड हर ज़ॉम्बी को खत्म कर चुकी है। ओवेन एक बड़े प्रोडक्शन मशीन के सामने खड़ा कंट्रोल पैनल पर तेज रफ्तार से कमांड्स एंटर कर रहा है। कुछ ही सेकंड्स में मशीन के ऊपर लगी रेड इंडिकेटर लाइट्स ग्रीन में बदल जाती हैं। ओवेन एक्साइटमेंट में बोल पड़ता है, प्रोडक्शन लाइन का मेन स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है, बस कुछ वॉर्न आउट पार्ट्स रिप्लेस करने होंगे और पावर सप्लाई कनेक्ट करते ही ये दोबारा चल पड़ेगी। स्कॉर्पियन हैरानी से पूछता है, बॉस माइलो को जो बैटरीज चाहिए थी वो कहाँ है? ओवेन हॉल के अंदर गहराई में बनी एक सील्ड वेयरहाउस डोर की तरफ इशारा करता है। बेडरॉक के सोल्जर्स क्रोबार से उस डोर को खोल देते हैं। दरवाजा खुलते ही सामने अंधेरे में दूर तक फैली हुई शेल्व्स नजर आती हैं। सब वहीं के वहीं जम जाते हैं। हर शेल्फ पर नए कार्टन्स परफेक्टली स्टैक किए हुए थे और हर कार्टन पर बड़े लेटर्स में थॉर मार्क 7 लिखा हुआ था। एक सोल्जर आगे बढ़कर एक कार्टन का टेप काट देता है। अगले ही पल उसमें से एक दर्जन से भी ज्यादा बिल्कुल नई बैटरीज बाहर दिखाई देती हैं। बेडरॉक के सोल्जर्स खुशी से चीख उठते हैं। ओवेन टैबलेट लेकर शेल्फ्स के बीच तेजी से इन्वेंट्री स्कैन करता रहता है। यहाँ कम से कम 30,000 बैटरीज हैं। स्टोरेज कंडीशन भी एक्सीलेंट है। डैमेज रेट 5% से भी कम है। स्कॉर्पियन खुशी छुपा ही नहीं पाता। अगर ये सब वापस ले गए तो बॉस माइला इतना कैंड फूड देंगे कि पहाड़ बन जाएगा। तभी ओवेन दोबारा बोलता है, सिर्फ एक प्रोडक्शन लाइन नहीं, यहाँ 2 कंप्लीट प्रोडक्शन लाइंस हैं। स्कॉर्पियन जोर से हंस पड़ता है और तुरंत रेडियो उठाता है। बॉस माइलो को रिपोर्ट, ईस्ट जोन वेयरहाउस में 30,000 इंटैक्ट बैटरीज मिली हैं, साथ ही 2 कंप्लीट प्रोडक्शन लाइंस भी। शॉप के अंदर में अभी भी फोल्डिंग कॉर्ड से टेक लगाए
बैठा हूँ। रेडियो पर एक के बाद एक गुड न्यूज आ रही है। हाइव ने सारी हाई ग्राउंड पोजीशन सिक्योर कर ली हैं। कोई मेजर थ्रेट डिटेक्ट नहीं हुआ। नॉर्थ जोन के सारे डॉर्मेटरी बिल्डिंग्स भी सक्सेसफुली क्लियर हो गए हैं। लेकिन मेरे चेहरे पर जरा सा भी एक्सप्रेशन नहीं बदलता। मैं बस टेलीकिनेसिस से शेल्फ पर रखा एक कोला कैन हवा में उठाता हूँ और उसे खोलकर आराम से पीने लगता हूँ। कुछ देर बाद डेटा ट्रांसफर भी कंप्लीट हो जाता है। सारी बैटरीज ट्रक्स में लोड कर दी जाती हैं। चारों टीम्स दोबारा मेन गेट पर रीग्रुप करती हैं। स्कॉर्पियन के दिल में धीरे धीरे टेंशन बढ़ने लगती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि बॉस माइलो इस मिशन के बाद विक्ट्री फीस्ट अप्रूव करेंगे या उल्टा उसे ही डांट देंगे कि उसने ऐसी सजेशन देने की हिम्मत कैसे की। सिर्फ ये सोचकर ही उसकी रीढ़ की हड्डी में ठंडी लहर दौड़ जाती है। कुछ ही देर बाद पूरी मेन फोर्स वापस शॉप के सामने आ खड़ी होती है। चारों तरफ अजीब सी खामोशी छा जाती है। हर किसी की नजर बंद रोलर शटर पर टिक जाती है। कुछ पल बाद शटर धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू होता है। मैं आराम से बाहर निकलता हूँ। मेरे चेहरे पर हमेशा की तरह शांति थी और मेरी चाल बिल्कुल धीमी और बेपरवाह। मेरी नजर सीधा स्कॉर्पियन पर जाकर रुकती है। स्कॉर्पियन, तुमने थोड़ी देर पहले विक्ट्री फीस्ट की बात की थी ना? ये सुनते ही उसका दिल जैसे डूब जाता है। उसके माथे पर ठंडे पसीने की बूंदें उभर आती हैं। बॉस माइलो, वो मेरी हद से बाहर की बात थी। लेकिन मैं उसे बीच में ही रोक देता हूँ। अच्छा आइडिया था। मैं आराम से हाथ उठाता हूँ और बस एक हल्का सा स्वीप करता हूँ। अगले ही पल स्क्वायर के बीच में मीट का एक पहाड़ मटेरियलाइज हो जाता है। पोर्क, बीफ, चिकन, डक, हर तरह का मीट। उसके बाद हवा में से वेजिटेबल्स और पोटैटोज के ढेर भी सामने आ जाते हैं। साथ ही आइस कोल्ड बियर के हंड्रेड्स ऑफ केसेस भी। सिर्फ एक हार्ट बीट के अंदर पूरे स्क्वायर में लोगों के थूक निगलने की आवाज गूंजने लगती है। मैं शांत आवाज में बोलता हूँ, क्या देख रहे हो? आज जितना मीट खा सकते हो उतना खाओ। जैसे ही ये वर्ड्स गिरते हैं, एक पल के लिए पूरी दुनिया खामोश हो जाती है। अगले ही सेकंड आसमान चीर देने वाली खुशी की गरज गूंज उठती है। सोल्जर्स अपने आप को और रोक नहीं पाते। सब मीट के पहाड़ की तरफ दौड़ पड़ते हैं। कुछ ही देर में बेडरॉक के फाइटर्स ग्रेव लगाकर चारकोल जला देते हैं। आर्क के लोग वेजिटेबल्स धोना शुरू कर देते हैं। हाइव के स्काउट्स फीस्ट के आसपास पेरीमीटर बनाकर गार्ड पर खड़े हो जाते हैं। सिर्फ कुछ मिनट्स बाद ग्रिल्ड मीट की खुशबू पूरे स्क्वायर में फैल जाती है। लोग बारबेक्यू खा रहे हैं, बियर पी रहे हैं, जैसे दुनिया कभी खत्म हुई ही ना हो। और नाइटिंगेल भीड़ के किनारे खड़ी मुझे देख रही है। जब मैं बिल्कुल शांति से ये सब देख रहा हूँ, उसी पल उसे सब समझ आ जाता है। जो मैंने ऑफर किया था वो न इंसल्ट थी और न ही चैरिटी। वो एक चॉइस थी। या तो लोन वुल्फ बनकर जिंदगी भर बचे हुए टुकड़ों के लिए लड़ते रहो, या शेर के सामने झुककर उसकी टेबल पर पेट भरकर फीस्ट करो। मैं डोर फ्रेम से टेक लगाए कोला पीता रहता हूँ। तभी स्कॉर्पियन भागता हुआ मेरे पास आता है। उसका चेहरा इमोशन से भर चुका था। वो गहरा झुककर बोलता है, बॉस माइलो, आज से बेडरॉक हमेशा आपका सबसे लॉयल अलाई रहेगा। मेरी जान भी आपकी है। मैं कुछ नहीं बोलता, बस अपने हाथ में पकड़ा खाली कोला कैन मुट्ठी में कुचल देता हूँ। उसे 10 मीटर दूर रखे ट्रैश बिन में फेंक देता हूँ और शांति से कहता हूँ, ऑर्डर्स फॉलो करते रहो, हर मील में मीट मिलेगा। इतना कहकर मैं मुड़कर दोबारा शॉप के अंदर चला जाता हूँ। मेरे ये वर्ड्स वहाँ खड़े हर इंसान के दिल में एड्रेनलिन की तरह उतर जाते हैं। मेरी प्रेजेंस पूरे स्क्वायर पर छा जाती है। सेलिब्रेशन देर तक चलता रहता है। वीरा, हॉर्नेट और प्रोफेसर कीन एक टेम्पररी टेबल के आसपास बैठे हुए हैं। सब अच्छी तरह जानते हैं कि आज के बाद रूइंस के रूल्स हमेशा के लिए बदल चुके हैं। काफी देर बाद चारकोल की आग धीरे धीरे बुझ जाती है। मीट का पूरा पहाड़ साफ हो चुका होता है। तभी रोलर शटर दोबारा खामोशी से ऊपर उठता है। मैं एक बार फिर बाहर आता हूँ। हर नजर तुरंत मेरी तरफ मुड़ जाती है। मैं सिर्फ हाथ उठाता हूँ और एक बार स्वीप करता हूँ। अगले ही पल पूरे स्क्वायर में सप्लाईज के बड़े बड़े ढेर मटेरियलाइज हो जाते हैं। सिर्फ कंप्रेस्ड बिस्किट्स के क्रेट्स ही नहीं, बल्कि कैंड लंचन मीट के काउंटलेस केसेस और सिगरेट्स के कार्टन्स भी। यहाँ 2 अलग स्टॉक पाइल्स हैं। एक उन 4 फैक्शंस के लिए जिनसे डील हुई थी, और दूसरा उन हर इंडिविजुअल फाइटर के लिए जिसने आज बैटल में हिस्सा लिया। रिवॉर्ड कॉम्बैट मेरिट के हिसाब से मिलेगा। आकर खुद ले लो। डिस्ट्रीब्यूशन वीरा करेगी, स्कॉर्पियन उसकी हेल्प करेगा। इतना कहकर मैं बिना पीछे देखे दोबारा शॉप के अंदर चला जाता हूँ। स्क्वायर में एक बार फिर जबरदस्त चीयर्स गूंज उठते हैं। वीरा आगे बढ़कर कॉम्बैट रिकॉर्ड्स के हिसाब से रिवॉर्ड्स बांटना शुरू कर देती है। पूरी डिस्ट्रीब्यूशन बिना किसी गड़बड़ के ऑर्डरली तरीके से चलती है। अब तक सबको समझ आ चुका था कि पुराना जमाना खत्म हो गया है। आज के बाद इन रूइंस में सिर्फ एक ही रूल चलेगा, मेरा। कुछ ही देर में डिस्ट्रीब्यूशन भी खत्म हो जाती है। एक एक करके सारे कॉन्वॉयज इंजन स्टार्ट करते हैं और वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी ही देर में पूरे स्क्वायर में सिर्फ चबाई हुई हड्डियां और खाली बियर बॉटल्स बची रह जाती हैं। बीच स्क्वायर में सिर्फ नाइटिंगेल और उसके अवेकेंड लोग अकेला खड़े रह जाते हैं। उस पल उन सबको पूरी तरह समझ आ जाता है कि उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। ये देखकर मैं बस आराम से हाथ हिला देता हूँ। अगले ही पल डजन्स ऑफ केसेस इंस्टेंट नूडल्स और कैंड गुड्स हवा में से मटेरियलाइज हो जाते हैं। ये तुम्हारी पेमेंट है, लो और जाओ। जैसे ही ये वर्ड्स गिरते हैं, स्कार का गुस्सा फट पड़ता है। क्या हम पुराने कपड़े हैं जो काम खत्म होते ही फेंक दोगे? तुम्हें लगता है एक मील खिलाकर हमें भेज दोगे? उसके पीछे खड़े अवेकेंड भी बेचैन हो उठते हैं, लेकिन नाइटिंगेल बिल्कुल नहीं हिलती। वो धीरे से आगे बढ़ती है, अपना सिर उठाती है और सीधा मेरी आंखों में देखकर कहती है, हम यहीं रहना चाहते हैं, हम तुम्हारे लिए काम करना चाहते हैं। टेक पार्क अब खाली हो चुका है। जल्द ही रूइंस के स्कैवेंजर्स वहाँ टूट पड़ेंगे। अगर वहाँ गार्ड्स नहीं हुए तो एक दिन के अंदर सारा इक्विपमेंट और सप्लाईज लूट ली जाएंगी। चारों फैक्शंस अपने बेसिस पर लौट चुके हैं। वो इतनी जल्दी वापस नहीं आएंगे। इस वक्त सिर्फ हम ही टेक पार्क तक तुरंत पहुंच सकते हैं। उसके पीछे खड़े सारे अवेकेंड चुप हो जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। ठीक है, आज से तुम लोग फ्री अवेकन नहीं रहे। इस पल से तुम मेरी पहली
डायरेक्ट एक्शन स्क्वाड हो। तुम्हारा कोड नेम होगा नाइट ब्लेड और तुम कैप्टन होगी। मेरी आवाज में ऐसा अथॉरिटी था जिसे कोई चैलेंज नहीं कर सकता था। नाइटिंगेल बस धीरे से सिर हिला देती है। मैं एक बार फिर हाथ उठाता हूँ। अगले ही सेकंड एक बिल्कुल नया डीजल जनरेटर जमीन पर आ गिरता है। उसके साथ डीजल के कई बैरल्स भी मटेरियलाइज हो जाते हैं। फिर एक कॉम्पैक्ट रिकॉनेसेंस ड्रोन और उसका कंट्रोल टैबलेट सामने आ जाता है। उसके बाद 1 दर्जन से भी ज्यादा ब्रांड न्यू मिलिट्री रेडियोज भी। ये तुम्हारा इक्विपमेंट है। अब अपनी पेमेंट और ये सारा गियर उठाओ और तुरंत टेक पार्क चलो। नॉर्थ डॉर्मेट्री डिस्ट्रिक्ट को टेम्पररी बेस बनाओ। अगर एक चूहा भी अंदर घुस जाए मुझे रिपोर्ट चाहिए। सब लोग आंखें फाड़कर उस इक्विपमेंट को देखते रह जाते हैं। नाइटिंगेल भी अपनी एक्साइटमेंट पूरी तरह छुपा नहीं पाती। वो तुरंत मुड़कर अपनी टीम की तरफ देखते हुए जोर से ऑर्डर देती है। सब लोग सप्लाईज का इन्वेंट्री लो, मूव आउट की प्रिपरेशन करो। इस बार पूरी टीम एक ही आवाज में जवाब देती है, कॉपी दैट कैप्टन। सब लोग इक्विपमेंट लोड करते हैं, व्हीकल्स में बैठते हैं और धूल उड़ाते हुए टेक पार्क की तरफ निकल जाते हैं। मैं उन्हें जाते हुए देखता हूँ, फिर अपनी नजर वापस खींच लेता हूँ और धीरे से रोलर शटर नीचे गिरा देता हूँ। शॉप के अंदर दोबारा खामोशी छा जाती है। मैं कंप्यूटर स्क्रीन पर खुले डिटेल्ड इंडस्ट्रियल ब्लूप्रिंट्स को देखने लगता हूँ। थॉर मार्क 7 बैटरी की कंप्लीट प्रोडक्शन लाइन, स्कीमेटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस मेरे सामने थी। मेरे चेहरे पर धीरे धीरे मुस्कान फैल जाती है। अब प्लान बिल्कुल क्लियर है। रियल वर्ल्ड में वापस जाऊंगा, वॉल्ट में रखे गोल्ड को सीड कैपिटल बनाऊंगा और इन हाई परफॉर्मेंस बैटरीज को फाउंडेशन बनाकर अपना खुद का बिजनेस एम्पायर खड़ा करूंगा। स्काईरिच ऑपरेशन की खबर पूरे वेस्टलैंड में जंगल की आग की तरह फैल जाती है। हर तरफ से और ज्यादा लोग स्क्वायर की तरफ आने लगते हैं। कुछ ही देर में पूरी जगह सर्वाइवर्स की भीड़ से भर जाती है। मैं शॉप के दरवाजे पर आकर खड़ा होता हूँ, लेकिन इस बार मैं कोई फूड बाहर नहीं निकालता। मैं ठंडी आवाज में बोलता हूँ, एक बार फिर मेरी रूल सुन लो। मेरे पास कोई भी वैल्यूएबल चीज लेकर आओ और उसके बदले जिंदा रहने का हक खरीदो। मैं भीड़ में से एक आदमी को स्टूवर्ड अपॉइंट कर देता हूँ। उसके बाद एक सिंपल लेकिन बहुत एफिशिएंट ट्रेडिंग मार्केट चलना शुरू हो जाता है। सर्वाइवर्स एक एक करके लाइन में आते हैं और अपनी वैल्यूएबल चीजें देकर सप्लाईज लेते हैं। मैं शॉप के अंदर बैठकर उनकी पुरानी दुनिया का स्क्रैप अपनी डिमेंशनल वॉल्ट में स्टोर करता रहता हूँ। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहता है। डिमेंशनल शिफ्ट का कूल डाउन भी खत्म हो जाता है। मैं सिर उठाकर स्क्वायर की तरफ देखता हूँ। लाइन अब इतनी लंबी हो चुकी थी कि कई 100 मीटर दूर तक जा रही थी। ये देखकर मैं स्टूवर्ड से कहता हूँ, ट्रेडिंग ठीक 5 बजे बंद होगी, 1 सेकंड भी ज्यादा नहीं। स्टूवर्ड एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और पूरी ताकत से भीड़ की तरफ चिल्लाता है, बॉस मीलो का ऑर्डर है, ट्रेडिंग ठीक 5 बजे बंद हो जाएगी। अगर आज तुम्हारा नंबर नहीं आया तो कल सुबह जल्दी वापस आना। मैं संतुष्टि से सिर हिला देता हूँ। ये स्टीवर्ट काम का आदमी है, इसमें सच में पोटेंशियल है। मैं रेडियो उठाकर नाइटिंगेल को कॉल करता हूँ, 2 लोग यहाँ भेजो। ट्रेडिंग खत्म होने के बाद स्टीवर्ट को टेक पार्क ले जाना और उसके रहने का अरेंजमेंट कर देना। ये सुनते ही स्टीवर्ट एक्साइटमेंट से पूरा कांप उठता है। वो तुरंत शॉप की तरफ मुड़ता है, घुटनों के बल बैठकर 3 बार झुककर प्रणाम करता है। मैं फिर से अपना ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन पर ले आता हूँ और बैटरी का पूरा डेटा लाइन बाय लाइन दोबारा चेक करना शुरू कर देता हूँ। ठीक 5 बजे ट्रेडिंग बंद हो जाती है। नाइट ब्लेड के वो 2 मेंबर्स जो नाइटिंगेल ने भेजे थे पहले ही पहुंच चुके होते हैं। सर्वाइवर्स एक एक करके वहां से चले जाते हैं। किसी की भी हिम्मत नहीं होती कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। कुछ ही देर में स्क्वायर फिर से बिल्कुल खामोश हो जाता है। सिर्फ एक थॉट के साथ मेरे आसपास की हवा टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। मेरी आंखों के सामने एक धुंधला वॉटेक्स बन जाता है। पलक झपकते ही मैं दोबारा रियल वर्ल्ड में आ जाता हूँ। सिल्विया के बॉस से मिलने में अभी 2 घंटे बाकी थे। मैं सीधा सिटी के सबसे अपस्केल मॉल में जाता हूँ और एक टॉप टियर मेंस बुटीक में घुस जाता हूँ। आधे घंटे बाद जब मैं बाहर निकलता हूँ तब मेरे बदन पर परफेक्टली टेलर्ड चारकोल ग्रे सूट होता है। इस पल मैं सिर्फ एक छोटी शॉप का ओनर नहीं था, मैं पावर वाला आदमी बन चुका था। शाम के ठीक 7 बजे ट्रैंक्विल टी हाउस एंट्रेंस के बाहर एक व्हाइट बॉक्स ट्रक खड़ा होता है। मैं ड्राइवर साइड से उतरता हूँ। सिल्विया खुद गेट पर मेरा वेलकम करने के लिए खड़ी होती है, लेकिन मैं बिना कुछ कहे उसके पास से निकल जाता हूँ। सीधा ट्रक के पिछले हिस्से तक जाकर 2 बड़े मेटल क्रेट्स बाहर निकालता हूँ। इतने भारी होने की वजह से उनके कॉर्नर्स तक थोड़े से मुड़ चुके थे। ये देखकर सिल्विया की आंखें फैल जाती हैं। 300 किलो गोल्ड सिर्फ 2 क्रेट्स में। हर क्रेट 300 पाउंड से भी ज्यादा भारी था। फिर भी मैं दोनों को एक एक हाथ में उठाए हुए था, जैसे उनका कोई वेट ही ना हो। सिल्विया गहरी सांस लेकर अपना शौक दबा देती है और साइड में होते हुए कहती है, बॉस आपका इंतजार कर रहे हैं। वो मुझे अंदर ले जाती है। कोर्टयार्ड क्रॉस करते वक्त मुझे अंधेरे में कई ठंडी और खामोश प्रेजेंसेस महसूस होती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे जहरीले सांप घात लगाकर बैठे हों। कुछ ही देर बाद सिल्विया मुझे मेन बिल्डिंग के अंदर एक स्टडी रूम में ले आती है। बीच में एक महोगनी डेस्क रखा है और चारों तरफ बुक शेल्व्स हैं। डेस्क के पीछे एक बुजुर्ग आदमी शांति से पुरानी थ्रेड बाउंड किताब पढ़ रहे होते हैं। सिल्विया गहरा झुककर बोलती है, मिस्टर टैंक, मिस्टर माइलो आ गए हैं। मिस्टर टैंक किताब बंद करके मेरी तरफ देखते हैं। मैं भी बिल्कुल शांत नजरों से उनकी तरफ देखता हूँ। फिर दोनों क्रेट्स उठाकर जोर से महोगनी डेस्क पर रख देता हूँ। भारी वेट से पूरा डेस्क करा उठता है। 300 किलो। चेक कर लीजिए। मिस्टर टैंक की भौहें हल्की सी उठती हैं, लेकिन वो खुद क्रेट्स को हाथ नहीं लगाते, बस डेस्क फोन उठाकर कॉल करते हैं। कुछ ही देर में दरवाजे पर नॉक होती है। गोल्ड रिम्ड ग्लासेस पहने एक मिडिल एज्ड आदमी प्रिसीजन टेस्टिंग इक्विपमेंट लेकर अंदर आता है। वो क्रेट्स खोलता है। अंदर परफेक्टली अरेंज्ड गोल्ड बार्स चमक रहे होते हैं। वो एक एक सैंपल टेस्ट करता है, वेट वेरीफाई करता है। इंस्पेक्शन जल्दी ही कंप्लीट हो जाती है। मिस्टर टैंक, 600 गोल्ड बार्स, टोटल वेट 300 किलो, प्योरिटी फुली वेरीफाइड। मिस्टर टैंक हाथ से सिग्नल करते हैं। वो आदमी और सिल्विया दोनों रूम से बाहर चले जाते हैं। मिस्टर टैंक अपनी उंगलियां डेस्क पर जोड़ते हुए बोलते हैं, मैं इस गोल्ड के बदले तुम्हें 24 करोड़ 60 लाख दे सकता हूँ। सिल्विया ने बताया तुम्हें
तुम्हें एक बैटरी कंपनी चाहिए। वो एक टैबलेट मेरी तरफ स्लाइड कर देते हैं। स्क्रीन पर 3 कंपनीज की प्रोफाइल्स खुली होती हैं। मैं उन्हें देखने की भी जरूरत नहीं समझता। मुझे नोवा स्टार टेक्नोलॉजीज चाहिए। अगले ही सेकंड मिस्टर टैंग की आंखें सिकुड़ जाती हैं। नोवा स्टार टेक्नोलॉजीज के पास उसकी फैक्ट्री बिल्डिंग और एक खराब प्रोडक्शन लाइन के अलावा कोई खास वैल्यू नहीं थी। ऊपर से वो सिटी के आउटस्कर्ट्स में भी थी। लेकिन मुझे सिर्फ एक लीगल शेल कंपनी चाहिए थी। मिस्टर टैंग बिना और सवाल किए फोन उठाते हैं। लीगल डिपार्टमेंट। नोवा स्टार टेक्नोलॉजीज के कंप्लीट इक्विटी ट्रांसफर एग्रीमेंट की प्रेपरेशन शुरू करो। फाइनेंस डिपार्टमेंट। तुरंत एक प्रोजेक्ट टीम बनाओ और इस गोल्ड को सबसे क्लीन चैनल से प्रोसेस करो। कॉल खत्म होते ही कई डिपार्टमेंट्स एक साथ काम में लग जाते हैं। 1 घंटे से भी कम समय में कॉन्ट्रैक्ट मेरे सामने होता है। मैं बिना 1 सेकंड सोचे पेन उठाता हूं और सीधा अपना नाम साइन कर देता हूं। मिस्टर टैंग हैरान रह जाते हैं। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि मैं टर्म्स पढ़े बिना ही साइन कर दूंगा। मैं शांत नजरों से उनकी तरफ देखता हूं और बोलता हूं, अब ये कंपनी मेरी है। मुझे नोवा स्टार टेक्नोलॉजीज के हर एम्प्लॉय की कंप्लीट लिस्ट चाहिए। पोजीशन, सैलरी और डिसिप्लिनरी रिकॉर्ड्स, सब कुछ। कंपनी के सारे अकाउंट्स इसी वक्त फ्रीज कर दो। सारे फिजिकल एसेट्स सील कर दो। मेरे ऑर्डर के बिना कंपनी से एक भी चीज बाहर नहीं जाएगी। और सबसे आखिरी बात, सब एम्प्लॉयज को नोटिफाई कर दो।